हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, उसकी बैरेक्ट। तो आज जो है हम इस पूरे लेक्चर में बैरेक्ट रीडिंग करेंगे एचएमए की, और आपको जो है यहाँ से की पॉइंट्स जो हैं आपके और जो की वर्ड्स हैं वो मैं हाईलाइट करवाऊँगी। जो बच्चे प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो जो है ज़रूर इस लेक्चर को देखें क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास इंडेक्स होता है जहाँ पे अरेंजमेंट होता है सेक्शंस का। मोस्टली हर एक एक्ट में जो है प्रिलिमिनरी जो है चीज़ें हमारे पास दी जाती हैं। जैसे इसमें हमारे पास 4 सेक्शंस है प्रिलिमिनरी के। पहला बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, क्या टाइटल दिया गया है, कहाँ तक एक्सटेंड करता है। फिर आ गया एप्लीकेशन क्या होगी एक्ट की। थर्ड आ गया हमारे पास डेफिनेशंस। फोर्थ आ गया ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या है एक्ट का। सेकेंड आ गया हमारे पास हिंदू मैरिजेस। हिंदू मैरिजेस में आ गया हमारे पास ये हमारे पास 5th से लेके 8th जो सेक्शन है इनकी बात करता है। 5th में आ गया हमारे पास क्या कंडीशंस हैं एक हिंदू मैरिज की। 6th हमारे पास ओमिट कर दिया गया है। 7th जो है वो सेरेमनीज़ की बात करता है। 8th जो है हमारे पास रजिस्ट्रेशन की बात करता है। मोस्टली आपके पास जो प्रोविज़न बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली एमसीक्यूज़, उनके लिए जो है आपको इंडेक्स थोड़ा सा याद करना पड़ता है, तो यहाँ से आप जो है वो याद रख सकते हैं। फिर आ गया हमारे पास रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स और जुडिशियल सेपरेशन। सेक्शन 9 बात करता है हमारे पास आरसीआर का, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की। 10th बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की। फिर आता है नलिटी ऑफ मैरिज और डिवोर्स। सेक्शन 11 आ गया, इसमें हमारे पास बात करता है वॉइड मैरिजेस की। 12 आ गया हमारे पास वॉइडेबल मैरिजेस। 13 आ गया हमारे पास डिवोर्स। 13A आ गया ऑल्टरनेटिव रिलीफ क्या होगा डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में। 13B आ गया डिवोर्स जो है म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा। 14th आ गया हमारे पास कोई भी पटिशन जो है डिवोर्स की वो प्रेजेंट नहीं की जा सकती है विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। तो 1 साल के अंदर अंदर कोई भी डिवोर्स पटिशन जो है वो प्रेजेंट नहीं की जा सकती है। ये हमारे पास सेक्शन 14 बताता है। सेक्शन 15 बताता है कि जो डिवोर्स्ड पर्सन है कब वो दोबारा शादी कर सकते हैं। 16th आ गया हमारे पास लेजिटिमेसी क्या है चिल्ड्रन की जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस की हैं। 17th आ गया पनिशमेंट क्या है बाइगेमी की। 18th आ गया हमारे पास पनिशमेंट क्या है कॉन्ट्रावेंशन, कुछ सर्टेन जो कंडीशंस हैं हिंदू मैरिज के लिए। इसमें आ गया हमारे पास नेक्स्ट ज्यूरिसडिक्शन और प्रोसीजर। यह आ गया हमारे पास सेक्शन 19 में कि जो कोर्ट है उस कौन सी पटिशन जो है किस कोर्ट में प्रेजेंट की जा सकती है। 20th आ गया हमारे पास कंटेंट्स और वेरिफिकेशन क्या है पटिशंस के। 21 आ गया हमारे पास एप्लीकेशन क्या होगी एक्ट 5 जो है 1908 उसकी। 21A आ गया पावर क्या है ट्रांसफ़र करने की पटिशन सर्टेन केसेस में। 21B आ गया स्पेशल प्रोविज़न जो रिलेट करता है ट्रायल से या फिर डिस्पोजल ऑफ पटिशन से इस एक्ट के अंडर। 21C आ गया हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होंगे। 22 आ गया हमारे पास प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इन कैमरा में होंगी और प्रिंट और पब्लिश नहीं की जा सकती। 23 आ गया हमारे पास डिक्री जो है प्रोसीडिंग्स में। 23A आ गया हमारे पास रिलीफ जो है रिस्पोंडेंट के लिए डिवोर्स में और दूसरी प्रोसीडिंग्स में। 24 आ गया मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट और जो एक्सपेंसेस हैं प्रोसीडिंग्स के। 24th आ गया परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस। 26th हमारे पास कस्टडी जो है चिल्ड्रन की उसकी बात करता है। 27 है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ से जो है 26 और 27 जो है आपको बहुत बार मेंस में प्री में पूछा जाता है। फिर आ गया 28 हमारे पास दैट इज़ अपील्स जो है डिक्री से और ऑर्डर्स से। 28A आ गया हमारे पास इन्फोर्समेंट जो है डिक्रीज की और ऑर्डर्स की। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास 29 जो है सेविंग्स, तो क्या क्या चीज़ें सेव की गई हैं, और 30 जो है हमारे पास वो रिपील्ड है। तो बेसिकली एचएमए 1955 में हमारे पास जो है 1 से लेके 30 सेक्शंस हैं। 30 रिपील्ड है, लेकिन क्योंकि बैरेक्ट में मेंशन किया है तो आप इसको भी जो है इंक्लूड करेंगे। अभी जो है हम नेक्स्ट जो है एक एक सेक्शंस को जो है हम डिटेलिंग में करेंगे। डिटेलिंग में इन द सेंस कि आपका प्री के लिए रिवीजन हो, हम इतना ही करेंगे। हर एक सेक्शन में क्या दिया गया है, कुछ टाइमलाइन है या फिर जो कीवर्ड्स हैं हम वो जो है हाईलाइट करेंगे।
अगर हो सके तो आप अपनी जो बैरक्स हैं वो लेके बैठे और यहाँ पे जो भी मैं इम्पॉर्टेंट या ब्रैकेट में मार्क करवा रही हूँ वो ज़रूर जो है आप मार्क करें। यहाँ से जो है हमारा स्टार्ट होता है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये है हमारे पास एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955 का, जो हमारे पास 1955 ईयर है, उस ईयर में 25th एक्ट है जो पास हुआ था। 18 मई 1955 को ये जो डेट होती है, ये प्रेसिडेंट का जो असेंट मिलता है एक्ट को उसकी होती है। तो ये 18 मई 1955 को जो है प्रेसिडेंट का असेंट मिला था। आजकल एग्ज़ाम्स का क्योंकि थोड़ा सा लेवल हाई हो रहा है तो आपको यहाँ से और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ये जो एक्ट है ये अमेंड करने के लिए और कोडिफाई करने के लिए है लॉ को, जो रिलेट करता है मैरिजेस जो हिंदूज़ के बीच में। ये इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 6th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में एज फॉलोज, जैसा कि नीचे दिया गया है। अगेन फर्स्ट जो है हम प्रिलिमिनरी जो चीज़ें हैं हमारे पास उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आ गया हमारे पास शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट। ये जो एक्ट है इसको बोला जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया को, एक्सेप्ट अभी ये जो है हमारे पास ये वाला पोर्शन हट गया है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाला, ये होल ऑफ इंडिया को जो है अप्लाई करेगा। और ये अप्लाई करेगा हिंदूज़ जो डोमिसाइल्ड हैं उन टेरिटरीज़ में जहाँ पे एक्ट एक्सटेंड करता है, लेकिन जो आउटसाइड हैं सेट टेरिटरीज़ का। ये वाला जो पोर्शन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक्सटेंड कहाँ करता है? पहला आ गया होल ऑफ इंडिया में करता है जो टेरिटोरियल एप्लीकेशन है। दूसरा है जो इंडिविजुअल पे जो एप्लीकेशन है ये उन पे भी अप्लाई करता है जो हिंदूज़ डोमिसाइल्ड हैं उन टेरिटरीज़ में जहाँ पे एक्ट एक्सटेंड करता है, लेकिन जो सेट टेरिटरीज़ है उससे बाहर रहते हैं, तो जो डोमिसाइल्ड हिंदूज़ हैं उन पे भी अप्लाई करेगा। सेकेंड आ गया हमारे पास एप्लीकेशन जो है एक्ट की किस पे अप्लाई करता है। ये जो एक्ट है ये अप्लाई करता है किसी भी पर्सन पे जो हिंदू है बाय रिलीजन, किसी भी फॉर्म में डेवलपमेंट में, और ये इंक्लूड करता है वीराशैव, लिंगायत या फिर जो फॉलोवर है ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज का। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ें पता लगी कि ये जो है कोई भी पर्सन जो हिंदू है बाय रिलीजन, और ये इंक्लूड करेगा हमारे पास ये 5 चीज़ें, वीराशैव, लिंगायत या फिर ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज का कोई भी जो फॉलोवर है। सेकेंड आ गया कोई भी पर्सन जो बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है बाय रिलीजन। फिर आ गया कोई भी पर्सन जो डोमिसाइल्ड है टेरिटरीज में जहाँ पे एक्ट एक्सटेंड होता है, जो एक मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जू नहीं है रिलीजन के द्वारा, अनलेस ये प्रूव किया जाता है कि ऐसा कोई भी पर्सन जो है वो गवर्न नहीं किया जाएगा हिंदू लॉ के द्वारा, उसके किसी कस्टम या यूसेज के द्वारा जो पार्ट है उस लॉ का, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर्स डेल्ट जो किए गए हैं, अगर एक्ट जो है वो पास नहीं होती। तो अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं किया जाता है तब तक अगर कोई भी पर्सन मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जू नहीं है रिलीजन के द्वारा, तो उसको जो है हिंदू कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका एक छोटा सा टेबल बनता है, आप जो मेंस में भी बना के आ सकते हैं। यहाँ पे आप हिंदू लिखेंगे, आपके पास जो है 3 कॉलम्स आएंगे। पहला आएगा आपके पास हिंदू जो बाय रिलीजन, उसमें जो है आपका 3 आएगा, ये इंक्लूड करेगा हमारे पास जो यहाँ पे जो है 5 आएगा आपके पास। यहाँ पे जो है वीराशैव, फिर आ गया लिंगायत हमारे पास। तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे जो फॉलोअर्स हैं हमारे पास किसके, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। दूसरा जो यहाँ पे हमारे पास है आप यहाँ लिखेंगे कोई भी बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है बाय रिलीजन। तीसरा लिखेंगे हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, अ क्रिश्चियन, अ पारसी और अ जू। तो ये जो है टेबल आपके पास ये प्रॉपर बता देगा कि हिंदू में जो है कौन कौन इंक्लूडेड है। अब एक्सप्लेनेशन आ गया हमारे पास कि जो फॉलोइंग पर्सन्स हैं वो हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स हैं बाय रिलीजन, जैसा कि केस होगा। ए आ गया इसमें हमारे पास कोई भी चाइल्ड वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या फिर सिख हैं बाय रिलीजन। दूसरा आ गया कोई भी चाइल्ड जो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है
जिसका एक पेरेंट हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है या सिख है बाय रिलीजन, लेकिन उसको जो है ब्रॉटअप भी किया गया है एज अ मेंबर ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप या फैमिली, जिसको ये जो पेरेंट है ये बिलोंग करता है। मतलब जैसे फादर है आपके पास, मदर है, जैसे मदर जो है आपकी हिंदू है और उस बच्चे को एज अ हिंदू ब्रॉटअप किया गया है तो वो डीम्ड हिंदू माना जाएगा। फिर आ गया कोई भी पर्सन जो कन्वर्ट करता है या रिकन्वर्ट करता है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख में, वो भी जो है हिंदू माना जाएगा। तो इसमें आ गया हमारे पास पहला जो है उसमें आ गया दोनों पेरेंट्स हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट, जैन, सिख हैं बाय रिलीजन। दूसरा आ गया कोई एक पेरेंट है लेकिन ब्रॉटअप किया गया है चाइल्ड को एज हिंदू। तीसरा आ गया कन्वर्जन से। फिर आ गया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में जो कंटेन किया गया है उसको हटाते हुए कुछ भी जो कंटेन किया गया है इस एक्ट में वो अप्लाई नहीं होगा किसी भी मेंबर पे जो शेड्यूल ट्राइब का होगा, जो हमारे पास क्लोज 25 है आर्टिकल 366 का। तो इन जो शेड्यूल ट्राइब है हमारे पास जो आर्टिकल 366 क्लोज 25 में डिफाइंड है, उस पे जो है ये वाली डेफिनेशन जो है अप्लाई नहीं होगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजट में डायरेक्ट नहीं करती है। तो ये हमारे पास एक और एक्सेप्शन आ गया, दैट इज शेड्यूल ट्राइब, जो डिफाइंड है आर्टिकल 366 क्लोज 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। ये लोग भी हिंदूज नहीं होंगे। जो एक्सप्रेशन है हिंदू किसी भी पोर्शन में एक्ट के, वो कंस्ट्रू किया जाएगा कि ये इंक्लूड करता है एक पर्सन को जो हिंदू नहीं है रिलीजन के द्वारा, इज नेवरदलेस अ पर्सन जिस पे एक्ट अप्लाई होगा बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन कंटेंट इन दिस सेक्शन। तो ये जो है उन पर्सन्स को भी इंक्लूड करेगा जिस पे ये एक्ट अप्लाई होगा। बेसिकली जो एथिस्ट होते हैं हमारे पास, जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं, उनको भी जो है हिंदू कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस में आ गया हमारे पास इस एक्ट में जब तक जो कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर नहीं करता है, मतलब कुछ और मीनिंग नहीं बताता है, इन चीज़ों का मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है कस्टम और यूसेज का मीनिंग। आप जो है आप अलग से भी लिख सकते हैं, जैसे मोस्टली अल्फ़ाबेटिकली जो है हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं। तो सबसे पहले सी से आया है, तो सी से आ गया कस्टम एंड यूसेज हमारे पास। तो जो एक्सप्रेशन है कस्टम और यूसेज वो सिग्निफाई करता है कोई भी रूल जो कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व किया गया है एक लॉन्ग टाइम के लिए, और उसने ऑब्टेन कर लिया है फोर्स जो लॉ का हिंदूज़ के बीच में किसी भी लोकल एरिया में, ट्राइब में, कम्युनिटी में, ग्रुप में या फैमिली में, प्रोवाइडेड कि ये जो रूल है ये सर्टेन है और अनरीजनेबल नहीं है या फिर अपोज्ड नहीं है पब्लिक पॉलिसी के। तो ये हमारे पास जो है तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, असेंशियल्स हैं कस्टम के। प्रोवाइडेड फर्दर कि किसी भी केस में रूल एप्लीकेबल है सिर्फ एक फैमिली पे, इट हैज़ नॉट बीन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली। तो फैमिली के केस में ये डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है फैमिली के द्वारा। सेकेंड डेफिनेशन आ गई इसमें हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है हमारे पास वो डी से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे जो है आगे डी लिख देंगे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ गया हमारे पास कोई भी एरिया फॉर विच जिसके लिए एक सिटी सिविल कोर्ट है, दैट कोर्ट वो जो कोर्ट है और किसी दूसरे एरिया में जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का, और ये जो है इंक्लूड करता है कोई भी सिविल कोर्ट, कोई भी जो है सिविल कोर्ट जो स्पेसिफाई किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल गजट में, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स जो डील किया जाता है इस एक्ट के साथ। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट है जिसको जो है स्टेट गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में बोला है कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन इस एरिया की है। फिर आ गया इसमें हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। तो ये आ गया हमारे पास डी के बाद एफ से फुल ब्लड। फुल ब्लड क्या होता है, जहाँ पे दो पर्सन्स उनको बोला जाता है कि वो रिलेटेड हैं एक दूसरे से फुल ब्लड के द्वारा, जो डिसेंट हुए हैं एक कॉमन एंसेस्टर से बाय द सेम वाइफ। तो फुल ब्लड आ गया हमारे पास, ये फादर है और ये जो है मदर है और इनके जो है जो चिल्ड्रन है, तो ये सेम जो है फादर और सेम मदर है दोनों के। फिर आ गया हाफ ब्लड, और हाफ ब्लड है जब डिसेंट होते हैं एक कॉमन एंसेस्टर से बट डिफरेंट वाइफ से। तो
तो यहाँ पे जो है हाफ ब्लड में हमारे पास फादर सेम होगा, लेकिन जो वाइफ है उनसे जो है अलग अलग वाइफ से जो किड्स होंगे उनको बोलेंगे हम कि ये रिलेटेड है एक दूसरे से हाफ ब्लड से। थर्ड आ गया हमारे पास यूट्रीन ब्लड। अब यूट्रीन ब्लड क्या होगा, जहाँ पे पर्सन्स जो हैं उनको बोला गया है कि वो रिलेटेड हैं एक दूसरे से यूट्रीन ब्लड से, जब वो डिसेंड करते हैं कॉमन एंसेस्टर्स से लेकिन डिफरेंट हस्बैंड से। तो यहाँ पे हमारे पास यूट्रीन ब्लड हो गया, जहाँ पे मदर सेम है लेकिन जो फादर है हमारे पास वो डिफरेंट है। तो जहाँ पे फादर डिफरेंस है, दोनों से अलग अलग बच्चे हैं, ये जो दोनों जो किड्स हैं इनको बोला जाएगा कि ये यूट्रीन ब्लड से जो है रिलेटेड हैं। एक्सप्लेनेशन में आ गया हमारे पास क्लोज सी और जो डी है, यहाँ पे एंसेस्टर इंक्लूड करता है फादर और एंसेस्ट्रेस होती है मदर। फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड जो है इसमें हमारे पास, इसका मतलब है प्रिस्क्राइब्ड जो रूल्स के द्वारा जो इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं। फिर आ गया नेक्स्ट हमारे पास स्पिंडर रिलेशनशिप। तो स्पिंडर रिलेशनशिप क्या होता है? स्पिंडर रिलेशनशिप जो है किसी भी पर्सन के रेफरेंस में वो एक्सटेंड करता है जो थर्ड जनरेशन है इंक्लूसिव, जो लाइन ऑफ असेंट है मदर की, और फिफ्थ जनरेशन जो है इन लाइन ऑफ असेंट थ्रू द फादर। लाइन जो है ट्रेस की जाएगी अपवर्ड्स हर एक केस में उस पर्सन से जो कंसर्न्ड है, जो काउंट किया जाएगा एज फर्स्ट जनरेशन। तो कोई भी पर्सन आप लगा लीजिए, जैसे हमारे पास ए है तो ए के स्पिंडास क्या होंगे, ए को हम 1 काउंट करेंगे। ए की जो मदर है उसकी तरफ से जो है हमारे पास जो 3 जनरेशन है, जैसे मदर, ग्रैंड मदर और उसकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है। वहीं पे जो फादर है हमारे पास उनकी तरफ से जो है 5 है हमारे पास, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो इसके ग्रैंड फादर जैसे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर आ गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से जो है, ये जो है हमारे पास ये फादर की साइड से और ये जो मदर की साइड से, ये दोनों ही जो है हमारे पास स्पिंडर रिलेशनशिप्स में माने जाएंगे। फिर आगे इसमें हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज जो 2 पर्सन है उनको स्पिंडा बोला जाता है एक दूसरे के। अगर एक लीनियल जो असेंडेंट है किस दूसरे का, वो विद इन द लिमिट्स है स्पिंडर रिलेशनशिप, और उनका एक कॉमन लीनियल असेंट है जो विद इन द लिमिट्स है स्पिंडर रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू ईच अदर। तो बेसिकली कॉमन माना जाएगा, जैसे यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये स्पिंडाज हैं हमारे पास, या फिर ये दोनों जो हैं वो स्पिंडाज हैं हमारे पास। तो ऐसे जो है ये मैरिज प्रोहिबिशन के लिए हम जो है स्पिंडर रिलेशनशिप्स देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिग्रीज क्या है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की। ये भी हमारे पास जो है मैरिज प्रोहिबिशन के लिए देखा जाता है। 2 पर्सन्स को बोला जाएगा कि वो डिग्रीज हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की, अगर एक जो है वो लीनियल जो है असेंडेंट है दूसरे का, या फिर एक जो है वाइफ है या हस्बैंड है लीनियल असेंडेंट का या असेंडेंट ऑफ दूसरे का। तीसरा आ गया हमारे पास, अगर एक जो है वो वाइफ थी ब्रदर की, या फिर फादर्स मदर्स ब्रदर, या फिर ग्रैंड फादर्स ग्रैंड मदर्स ब्रदर ऑफ द अदर। तो ये जितने भी रिश्ते हैं, दैट इज ब्रदर्स वाइफ, दैट वुड बी भाभी, फादर्स और मदर्स ब्रदर्स, जो वाइफ है फादर के ब्रदर की दैट इज चाची, जो मदर के ब्रदर की दैट इज मामी, और ऑफ जो ग्रैंड फादर के जो ब्रदर हैं दैट इज दादी, और जो ग्रैंड मदर के जो होंगे जो दादी के साइड से जो उनके ब्रदर होंगे उनकी वाइफ दैट इज नानी। तो ये सब जो है हमारे पास ये इंक्लूड किए जाएंगे प्रोहिबिटेड डिग्रीज में। फिर आ गया, अगर 2 जन ब्रदर सिस्टर हैं, अंकल नीस हैं, आंट नेफ्यू हैं, या फिर चिल्ड्रन है ब्रदर सिस्टर के, या फिर 2 ब्रदर्स के 2 सिस्टर्स के, ये सब भी जो है हमारे पास जो डिग्रीज जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में आ गया हमारे पास कि क्लोज एफ और जी के पर्पस से जो रिलेशनशिप है वो इंक्लूड करता है रिलेशनशिप हाफ और यूट्रीन ब्लड से एज वेल एज फुल ब्लड। तो तीनों के तीनों यूज जो है इंक्लूड किए जाते हैं, हाफ ब्लड, फुल ब्लड और हमारे पास यूट्रीन ब्लड। फिर आ गया जो इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप है एज वेल एज जो लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप है। तो जायज़ भी और नाजायज़ भी दोनों इंक्लूडेड हैं। तीसरा आ गया रिलेशनशिप अडॉप्शन से एज वेल एज बाय ब्लड। तो यहाँ पे अडॉप्शन भी इंक्लूडेड है और बाय ब्लड जो है वो भी इंक्लूडेड है।
तो ये सारे के सारे जो रिलेशनशिप हैं इन क्लोजेस में, ये कंस्ट्रू की जाएंगे अकॉर्डिंगली। तो ये सब चीज़ें भी जो है ये ध्यान में रख के इनको जो है कंस्ट्रू किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होगा एक्ट का, किन किन चीज़ों को जो है ओवरराइड करेगी ये। इसमें आ गया हमारे पास सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट, जो अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है एक्ट में, उसके अलावा कोई भी टेक्स्ट, कोई भी रूल या फिर जो इंटरप्रिटेशन है हिंदू लॉ का या फिर किसी भी कस्टम का, यूसेज का, एज पार्ट ऑफ दैट लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो कोई भी हमारे पास टेक्स्ट है, रूल है, इंटरप्रिटेशन है, कस्टम है, यूसेज है, जो हिंदू लॉ के लिए जो है यूज़ किया जाता है, इमीडिएटली मतलब बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जैसे ही ये एक्ट कमेंस हुई उससे इमीडिएटली पहले जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही थी वो सीज टू हैव इफेक्ट, वो ख़त्म हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू कोई भी मैटर जिसका प्रोविज़न जो है वो दिया गया है इस एक्ट में। फिर आ गया कोई दूसरा लॉ जो फोर्स में होगा इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले कोई भी जो लॉ जो फोर्स में होगा वो सीज टू हैव इफेक्ट, उसका भी इफेक्ट होना बंद हो जाएगा अगर वो इनकंसिस्टेंट है किसी भी प्रोविजन के साथ जो इस एक्ट में दिया गया है। अब होता क्या है, जो हमारे पास फोर्थ वाला जो सेक्शन है समझ आ जाता है सबको, प्री में भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मेंस में भी आपका जो है मोस्टली यूज़ नहीं होता है। यहाँ से जो है बहुत बड़ी इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है। फॉर इंस्टेंस आपको जो आपका इंटरव्यूअर होगा वो आपको कोई भी जो है रूल बता सकता है, जैसे उसने बता दिया है कि आपके ग्रैंडफादर थे, उनका जो है डीओबी जो था वो इतना था, जैसे कमेंसमेंट से पहले उनकी 2 शादियां हुई थी, तो उनका जो है क्या स्टेटस होगा अभी के टाइम पे, या फिर किस सेक्शन से बोला जा सकता है कि ये जो है इनवैलिड था। तो ऐसे करके जो है बातों में घुमा के जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो फोर्थ वाले से जो है आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है, प्री और मेंस में जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास हिंदू मैरिजेस। तो पहला आ गया हमारे पास क्या कंडीशंस हैं हिंदू मैरिज की। अब यहाँ पे जो है हम जो कीवर्ड्स हैं हम वो मार्क करेंगे। तो एक मैरिज को बोला जाएगा कि वो सोलमनाइज्ड है 2 हिंदूज़ के बीच में, और अगर फॉलोइंग कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल्ड है, नेमली पहला आ गया नीदर पार्टी का जो स्पाउस है वो लिविंग होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे इसका जो हमारे पास वर्ड होता है वो होता है बाइगेमी, कि जो बाइगेमी हो जाती है तो कोई भी पार्टी जो जिसका स्पाउस जिंदा है टाइम ऑफ सेकंड जो उसके टाइम ऑफ मैरिज है वो जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर आ गया जब टाइम है मैरिज का, कोई भी पार्टी इनकेपेबल नहीं होनी चाहिए अपना कंसेंट देने में, और टू इट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से अपना कंसेंट जो है वो नहीं दे पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट कि 2 केपेबल है देने का वैलिड कंसेंट लेकिन सफ़र कर रहा है ऐसा किसी मेंटल डिसऑर्डर से, ऐसे तरीके का या इस एक्सटेंट का कि जो अनफिट होगा मैरिज के लिए या फिर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, कि कंसेंट जो है वो वैलिड है लेकिन कोई ऐसी मेंटल डिजीज़ है कि वो मैरिज जो है उसके लिए अनफिट है, या फिर जो चिल्ड्रन का प्रोक्रिएशन है उसके लिए वो जो पर्सन है वो अनफिट है। तीसरा आ गया उसको जो है रिकरेंट अटैक्स आते हैं इंसैनिटी के, तो यहाँ पे भी जो है वो नहीं जो है कंसेंट दे सकता है वैलिड। फिर आ गया हमारे पास सेकंड, दैट इज़ एज। एज में आ गया ब्राइड ग्रूम है, एज कंप्लीट होनी चाहिए 21 ईयर्स, प्री का क्वेश्चन। ब्राइड जो है उसकी एज होनी चाहिए 18 ईयर्स, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चंस जो टाइम ऑफ मैरिज पे, तो एज जो है वो मोस्टली पता है 21 और 18 साल जो है ये है हमारे पास ग्रूम की, ये है हमारे पास ब्राइड की। थर्ड आ गया पार्टीज जो हैं वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। इसका एक एक्सेप्शन है कि जब तक आपका जो कस्टम या यूसेज जो गवर्न कर रहा है हर एक पार्टी को, ये वाला पोर्शन आप थोड़ा सा ध्यान से करें क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि अगर 2 पार्टीज़ हैं ए और बी है हमारे पास, उसमें से ए का जो कस्टम है वो अलाउ कर रहा है, बी का कस्टम अलाउ नहीं कर रहा है, जो डिग्रीज हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, तो क्या वो वैलिड होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पे होगा वैलिड नहीं होगी, क्योंकि हर एक का जो कस्टम है वो अलाउ करे, वो परमिट करे ऐसी मैरिज को दोनों के बीच में, तभी जाके जो शादी है वो वैलिड होगी।
फिर आगे जो पार्टीज हैं वो स्पिंडाज नहीं हैं एक दूसरे की, तो जब तक कि कस्टम या यूसेज जो दोनों को गवर्न कर रहा है वो परमिट कर रहा है मैरिज के लिए। अगेन हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है सेम चीज़ है, उसमें स्पिंडाज नहीं होने चाहिए जब तक कि जो दोनों का कस्टम है वो अलाउ नहीं करता है। नेक्स्ट आ गया इसमें सेक्शन 6 हमारे पास जो गार्डियनशिप इन मैरिज जो ओमिट कर दिया गया है, चिल्ड्रन मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978। अगेन प्री में आजकल जो है ऐसे रिपील्ड एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली अगर आप दिल्ली के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जो है इनका ध्यान रखेंगे कि 6 जो सेक्शन था वो गार्डियनशिप इन मैरिज की बात कर रहा था, जो ओमिट किया गया है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। फिर आ गया इसमें हमारे पास 7th हमारे पास दैट इज सेरेमनीज ऑफ हिंदू। तो क्या सेरेमनीज होंगी हिंदू मैरिज की? इसमें आ गया हमारे पास कि एक हिंदू मैरिज सोलमनाइज की जा सकती है इन अकॉर्डेंस विद कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी। हाईलाइटेड वर्ड जो है यहाँ पे वो है ईदर पार्टी, दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी की जो है कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज के हिसाब से जो है ये मैरिज जो है सोलमनाइज की जा सकती है। इसमें आ गया जब ये राइट्स और सेरेमनीज जो हैं ये इंक्लूड करती हैं सप्तपदी, दैट इज़ जो 7 फेरे होते हैं, 7 स्टेप्स लेना ब्राइड ग्रूम और ब्राइड के द्वारा सेक्रेड फायर के सामने, अगर ये इंक्लूड करती है तो मैरिज कंप्लीट हो जाती है और बाइंडिंग हो जाती है जब 7th स्टेप जो है वो लिया जाता है। अगेन ये बोला गया है कि जहाँ पे ये जो है इंक्लूड करती है, मतलब जहाँ पे ये इंक्लूड करती है 7 फेरे, बहुत सारे हिंदू जो कस्टम्स हैं उनमें सिर्फ 4 फेरे होते हैं, तो वो शादी भी जो है वैलिड होगी। ये सिर्फ उन सेरेमनीज के लिए जहाँ पे 7 जो स्टेप्स हैं वो लेने ज़रूरी हैं, तो कंप्लीट होगी 7th स्टेप पे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो है हिंदू मैरिज का। इसके लिए आ गया हमारे पास कि फैसिलिटेट करने के लिए जो प्रूफ है हिंदू मैरिज का, स्टेट गवर्नमेंट जो है अगेन कंपलसरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी है, स्टेट गवर्नमेंट की रूल्स बना सकता है प्रोवाइड करके पार्टीज़ को ऐसे मैरिजेस की कि जो पर्टिकुलर्स हैं जो रिलेट करते हैं उनकी मैरिज से वो एंटर किए जाएं ऐसे मैनर में और ऐसी कंडीशंस को सब्जेक्ट करके कि वो प्रिस्क्राइब करें हिंदू मैरिज रजिस्टर में केप्ट फॉर द पर्पस। जिस्ट जो है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मतलब कि वो बना सकती है ऐसे रूल्स जहाँ पे जो शादी है उसका रजिस्टर करना जो है वो ज़रूरी कर दे या फिर वो जो है डायरेक्ट कर दे, ये एज अ प्रूफ जो है मैरिज का वो यूज़ किया जाएगा। इसमें आ गया हमारे पास सेकंड पॉइंट कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, इसको जो है हम साइड में रखेंगे सबसेक्शन 1 को। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, अगर इस ओपिनियन की है कि ये नेसेसरी है या फिर ज़रूरी एक्सपीडियंट है ऐसा करना, प्रोवाइड कर सकती है कि एंटरिंग जो है पर्टिकुलर्स का जो रेफ़र किया गया है सबसेक्शन 1 में वो कंपलसरी कर सकती है स्टेट में या किसी भी पार्ट में, वेदर सारे के सारे केसेस में या उन केसेस में जो स्पेसिफाई किया गया है जहाँ पे ये डायरेक्शन जो है वो इशू की गई है, कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रावीन करता है रूल्स को इस बिहाफ में उसको जो है हमारे पास पनिशमेंट दी जाएगी। कितने रुपए की पनिशमेंट दी जाएगी? 25 रुपीज़ की पनिशमेंट। प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है कि पनिशेबल है कितने रुपीज़ से? 25 रुपीज़ से पनिशेबल है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे बेसिकली जिस्ट इसका ये है कि यहाँ पे जो है कंपलसरी किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन, अगर किसी ने वॉयलेट किया तो ये जो है पनिशेबल होगा 25 रुपीज़ से। आपके पास जो है MCQs में क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे आपको प्रॉपर क्वेश्चन लिखा जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने किसी भी स्टेट में जो है कंपलसरी कर दिया है रजिस्ट्रेशन, अब जो A और B पार्टी हैं उन्होंने जो है अपनी शादी फिर भी रजिस्टर नहीं करवाई, तो ये जो मैरिज है इसका क्या स्टेटस होगा? आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, वॉइड है, सेकंड आ गया वॉइडेबल है, थर्ड आ गया हमारे पास वैलिड है लेकिन पनिशेबल है, फोर्थ आ जाता है आपके पास जैसे नन ऑफ द अबाउ। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑप्शन है कि ये शादी वैलिड होगी लेकिन पनिशेबल होगी, ये जो है आपका ठीक होगा। तो यहाँ से जो है बहुत बारी हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, वो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास सारे के सारे रूल्स जो इस सेक्शन के अंडर दिए गए हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने जो है प्रस्तुत किए जाएंगे जितना जल्दी हो सके जब उनको बनाया जाता है। जो हिंदू मैरिज रजिस्टर है वो रीजनेबल टाइम्स पे ओपन होगा इंस्पेक्शन के लिए और वो एडमिसिबल होगा एविडेंस के तौर पे उन स्टेटमेंट्स के लिए जो कंटेन की गई हैं और जो सर्टिफाई किए गए हैं एक्सट्रैक्ट्स, उसमें से वो एप्लीकेशन पे दिए जाएंगे रजिस्ट्रार के द्वारा ऑन पेमेंट टू हिम ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो जो आप रजिस्ट्रार को जो है एक फ़ीस पे करेंगे और उसके बाद जो है ये जो मैरिज रजिस्टर है यहाँ से जो अपना जो भी आपको ज़रूरत है उतना एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं और ये ओपन होगा इंस्पेक्शन के लिए रीजनेबल टाइम्स पे। फिफ्थ आ गया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन। जो वैलिडिटी होगी हिंदू मैरिज की वो किसी भी वे में अफेक्ट नहीं की जाएगी अगर एंट्री करवाने में ओमिशन कर दिया है। तो यहाँ पे आपको अगेन प्री का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक हिंदू मैरिज विदाउट रजिस्ट्रेशन उसका क्या स्टेटस होगा, तो ये बताता है कि ये जो है वैलिड होगी। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। तो हमारे पास दो टॉपिक्स कवर होंगे सेक्शन 9 और 10 में। पहला आ गया रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, दूसरा आ गया हमारे पास जुडिशियल सेपरेशन। पहले हम करेंगे सेक्शन 9 दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। इसका हम एक काम करते हैं, हम जो साइड में है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जो कीवर्ड्स हैं वो अलग से साइड में लिख देती हूँ। इसमें आ गया हमारे पास जब ईदर हस्बैंड या वाइफ, तो दोनों में से कोई भी एक पार्टी बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के विड्रॉ करती है सोसाइटी से दूसरे की, जो अग्रीव्ड पार्टी है वो अप्लाई कर सकती है पटिशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए। और जो कोर्ट अगर वो सेटिस्फाइड है ट्रुथ को लेके जो स्टेटमेंट्स में दी गया है ऐसे पटिशन में, और कोई भी जो है लीगल ग्राउंड नहीं है कि जो एप्लीकेशन है ग्रांट नहीं की जानी चाहिए, वो जो डिक्री है हमारे पास रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की वो जो है पास कर सकता है। तो इसमें जो है हमारे पास साइड में मैं जो असेंशियल्स हैं वो क्या क्या है हमारे पास। पहला आ गया हमारे पास ईदर पार्टी हस्बैंड या वाइफ दोनों को अलाउ है, दोनों जो है दोनों में से कोई भी कर सकता है और अगेन पटिशन भी दोनों में से कोई भी फाइल कर सकता है। सेकंड आ गया हमारे पास विड्रॉ करता है सोसाइटी से। तीसरा आ गया बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के करता है। तो यहाँ पे ये जो तीन है हमारे पास जो हमारे पास बेयर एक्ट है इनके हिसाब से जो है तीन असेंशियल्स हैं और उसके बाद पटिशन फाइल होगी और वो एक्सेप्ट करी जाएगी ट्रुथ है या फिर लीगल ग्राउंड है उस हिसाब से। तो इसके असेंशियल्स हैं तीन हमारे पास। एक्सप्लेनेशन में आ गया जहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है वेदर कोई रीजनेबल एक्सक्यूज था विड्रॉल के लिए सोसाइटी से, तो जो बर्डन है प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज वो उस पर्सन पे होगा जिसने विड्रॉ किया है सोसाइटी से। तो अगेन यहाँ पे जो है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बताया गया है कि कोई रीजनेबल एक्सक्यूज था या नहीं था, ये उस पर्सन पर डिपेंड करेगा जिसने जो है विड्रॉ किया है सोसाइटी से। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन में क्या है हमारे पास कि ईदर पार्टी जो है मैरिज की दोनों में से कोई भी पार्टी वेदर सॉल्मनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब जो मैरिज है वो सॉल्मनाइज हो सकती है इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले या फिर बाद में, वो प्रेजेंट कर सकती है पटिशन प्रे करके एक डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन के लिए ऑन किसी भी ग्राउंड्स में जो स्पेसिफाई किए गए हैं हमारे पास सब सेक्शन 1 ऑफ 13 में, और वाइफ के केस में ऑल्सो ऑन द ग्राउंड्स जो सब सेक्शन 2 जो है हमारे पास 13 का उसमें प्रोवाइड किए गए हैं, जो ग्राउंड्स जो है हमारे पास पटिशन ऑफ डिवोर्स के लिए वो प्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो इसमें हमें क्या बताया है कि जो हस्बैंड के पास ग्राउंड्स हैं वो हैं हमारे पास सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में, प्लस जो वाइफ के ग्राउंड्स हैं हमारे पास वो आ गया सब सेक्शन 2 में। तो इधर पार्टी हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास ये ग्राउंड्स है और वाइफ के पास एडिशनल ग्राउंड है। इसमें ये हमारे पास ग्राउंड्स के डिवोर्स ग्राउंड्स हैं डिवोर्स के, और ये जुडिशियल सेपरेशन के भी ग्राउंड्स हैं हमारे पास। फिर आगे जहाँ पे डिक्री जो है जुडिशियल सेपरेशन की वो पास कर दी गई है, ये नो लॉन्गर भी ऑब्लिगेटरी फॉर द पार्टीज कि वो कोहैबिट करे विद द रिस्पोंडेंट। तो ये जो है ऑब्लिगेटरी नहीं है पार्टीज पटिशन के लिए कि वो कोहैबिट करे रिस्पोंडेंट के साथ, लेकिन जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है जब एप्लीकेशन पे पटिशन की ईदर पार्टी की
और बीइंग सेटिस्फाइड की जो ट्रुथ है स्टेटमेंट का वो रिसाइन कर सकता है डिक्री को, अगर वो कंसिडर करता है जस्ट और रीजनेबल टू डू सो, तो यहाँ पे जो है वो रिसाइन भी कर सकता है डिक्री को, अगर उसको जो है ऐसा ठीक लगता है। अगर एप्लीकेशन देती है कोई पार्टी, जैसे इसमें कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज दे दिया है, तो यहाँ पे जो है रिसाइंड हो जाएगी जो आपकी जो है पटिशन है, डिक्री है, सॉरी। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स। तो नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स आ गया हमारे पास। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले वॉइड मैरिजेस। ये बताता है कि कोई भी मैरिज जो सॉल्मनाइज की गई है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद वो नल और वॉइड होगी, और में जो है किसी भी पटिशन पे जो प्रेजेंट की गई है ईदर पार्टी के द्वारा अगेंस्ट द अदर पार्टी डिक्लेयर की जा सकती है डिक्री जो है नलिटी की, अगर ये कॉन्ट्रवीन करता है कोई भी एक कंडीशन जो क्लोज 1 में, 4 में या फिर जो 5 में है हमारे पास सेक्शन जो है 5 की। कौन कौन सी हैं हमारे पास? 1 में आ गया हमारे पास बाइगेमी, 4th में आ गया हमारे पास प्रोहिबिटेड डिक्रीज, 5th में आ गया हमारे पास पिंडा रिलेशनशिप। इन 3 ग्राउंड्स के बेसिस पे जो मैरिज है वो जो है वॉइड डिक्लेयर की जा सकती है। वॉइडेबल मैरिज आ गया इसमें हमारे पास कोई भी मैरिज जो सॉल्मनाइज की गई है वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इसमें वॉइड होगा आफ्टर द कमेंसमेंट, वॉइडेबल है बिफोर भी कमेंसमेंट से और आफ्टर भी कमेंसमेंट के बाद भी। वो वॉइडेबल होगी और अनल की जा सकती है डिग्री ऑफ नलिटी के द्वारा किसी भी फॉलोइंग ग्राउंड्स पे, नेमली पहला है अगर मैरिज जो है वो कंज्यूमेट नहीं हुई है ओइंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो पहला ग्राउंड है हमारे पास इम्पोर्टेंसी, अगर जो रिस्पोंडेंट है वो इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे जो है मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है, वॉइडेबल जो है के लिए ग्राउंड है, बस आपको एक डिक्री ऑफ नलिटी पास करवानी है, डिवोर्स प्रोसीडिंग से आपको नहीं गुजरना है। दूसरा आ गया मैरिज कॉन्ट्रावेंशन में है कंडीशन की जो स्पेसिफाई किया गया है क्लोज 2 में हमारे पास, दैट इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। सेकंड पॉइंट है हमारे पास अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तीसरा आ गया कंसेंट जो है पटिशनर का या फिर जो कंसेंट है उसके गार्डियन का मैरिज में, जहाँ पे ऑफ द पटिशनर जो वो रिक्वायर्ड था सेक्शन 5 में जो स्टूड इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस थिंग। अब ये जो है गार्डियन का माइनर का, अब ये वाला जो पार्ट है ये एप्लीकेबल नहीं है, या फिर जो कंसेंट है इस गार्डियन का वो ऑब्टेन किया गया है फोर्स के द्वारा या फिर फ्रॉड के द्वारा, किसी सेरेमनी के नेचर को लेके या किसी मटेरियल फैक्ट को लेके जो सर्कमस्टांसेस कंसर्निंग द रिस्पोंडेंट। तो फोर्स और फ्रॉड से अगर किसी का कंसेंट मैनिपुलेट करके उससे जो है शादी करवाई गई है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैरिज है ये वॉइडेबल मानी जाएंगी। अब इसमें जो है आपको ध्यान रखना है 2 चीज़ों के बारे में फ्रॉड ये होना चाहिए। पहला है सेरेमनी को लेके फ्रॉड होना चाहिए, दूसरा है कोई भी मटेरियल फैक्ट। अब ये जो मटेरियल फैक्ट है हमारे पास यहाँ पे जो है कोर्ट के पास जो है वाइड पावर्स आ जाती हैं कि उसकी अपनी डिस्क्रिशन होती है कि वो किन चीज़ों को जो है मटेरियल फैक्ट कंसिडर करता है। मटेरियल फैक्ट क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास जो ग्रूम है, फॉर एग्जांपल जी हमारे पास ग्रूम है, उसने बताया है कि भैया मैं जो हूँ एक सिविल जज हूँ, इस बेसिस पे जो है लड़की वालों ने शादी की है, बाद में पता लगता है कि वो सिविल जज ना हो के वो रीडर है। ये मटेरियल फैक्ट है उसकी जॉब को लेके, जिसको लेके फ्रॉड किया गया है। यहाँ पे जो है ये जो है वॉइडेबल कंसिडर किया जाएगा, वॉइडेबल जो है मैरिज मान सकता है कोर्ट। अगेन मटेरियल फैक्ट जो है यहाँ पे डिस्क्रिशन है कोर्ट की, वाइड पावर्स है यहाँ पे जो है कोर्ट के पास कि वो किस फैक्ट को मटेरियल कंसिडर करेगा या कोई और सर्कमस्टांसेस रिस्पोंडेंट को लेके। सर्कमस्टांसेस में मोस्टली आ गया हमारे पास हेल्थ रिलेटेड, अगर कोई चीज़ मिली है जो रिस्पोंडेंट को लेके जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है या फिर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं मैरिज को, तो यहाँ पे भी जो है हमारे पास वॉइडेबल कंसिडर की जा सकती है। डी आ गया रिस्पोंडेंट जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज पे वो प्रेग्नेंट थी बाय समवन अदर देन द पटिशनर। तो अगेन हमारे पास जो है ये है प्री मैरिटल प्रेगनेंसी का केस है, वो भी जो फादर हैं वो जो हमारे पास जो ग्रूम है वो नहीं है, तो जो रिस्पोंडेंट है जो पटिशनर है वो फादर नहीं है, तो ऐसे में भी जो शादी है वो वॉइडेबल होगी। फिर आ गया
विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, कोई भी पटिशन जो है अनलिंग के मैरिज की वो नहीं जो है वो दी जा सकती है। ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों। इसमें आ गया हमारे पास, अगर जो ग्राउंड स्पेसिफाई किए गए हैं क्लोज सी में, दैट इज़ फ्रॉड वाले में, अगर वो जो है एंटरटेन किए गए हैं, अगर जो पटिशन प्रेजेंट की गई है मोर देन 1 ईयर आफ्टर द फोर्स सीज टू ऑपरेट, जो फोर्स है हमारे पास वो जो है सीज हो गया है, अब जो है पार्टीज पे कोई सीज नहीं है और इसको लेके 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और जो फ्रॉड है हैज़ बिन डिस्कवर्ड, या फिर जो फ्रॉड है हमारे पास वो डिस्कवर हो गया है और जो 1 साल हो गया है उस बात को, उसके बाद में जो है पटिशन फाइल की जाती है, तो यहाँ पे ये जो है नहीं कर सकते हैं। पटिशनर ने जो है अपनी फुल कंसेंट के साथ वो रही है या फिर रहा है दूसरी पार्टी के साथ एज हस्बैंड या वाइफ आफ्टर फोर्स सीज हो गया है ऑपरेट करने से, या फिर जो फ्रॉड है वो डिस्कवर हो गया है, तो पार्टीज अपनी मर्जी से एज हस्बैंड वाइफ रहे हैं। प्लस जो टाइम पीरियड है हमारे पास, अगेन प्री के लिए जो टाइम लाइन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 ईयर का टाइम पीरियड है हमारे पास, तो 1 साल के बाद अगर प्रेजेंट किया जाता है तो यहाँ पे जो है नहीं मानी जाएगी। दूसरा आ गया फुल कंसेंट के साथ एज हस्बैंड एंड वाइफ रहे हैं, तो भी जो है ये ग्राउंड जो है वो वेव हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑन द ग्राउंड जो स्पेसिफाइड है क्लोज डी में सबसेक्शन 1 की, और ये एंटरटेन किया जाएगा अनलेस जो कोर्ट है वो सेटिस्फाइड है कि जो पटिशनर है एट द टाइम ऑफ मैरिज वो इग्नोरेंट था फैक्ट्स का जो अलेज किए गए हैं। डी आ गया हमारे पास प्री मैरिटल प्रेगनेंसी का केस, तो इसमें आ गया हमारे पास जब तक कोर्ट सेटिस्फाइड है कि जो पटिशनर है एट द टाइम ऑफ मैरिज उसको नहीं पता था प्रेगनेंसी के फैक्ट के बारे में, जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इंस्टीट्यूट की गई हैं इन द केस जहाँ पे मैरिज सॉल्मनाइज की गई है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद इन 1 ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट, और इन द केस ऑफ मैरिज जो सॉल्मनाइज की गई है आफ्टर कमेंसमेंट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। तो यहाँ की जो टाइमलाइन है वो क्या है, क्योंकि ये बिफोर और आफ्टर दोनों में अप्लाई करता है, तो बिफोर वाले में आगे हमारे पास 1 ईयर एक्ट की कमेंसमेंट से, आफ्टर में आगे हमारे पास 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। तो ये जो है हमारे पास 2 टाइमलाइन है जो आपको याद रखनी है। फिर आ गया हमारे पास जो मैरिटल इंटरकोर्स है विद द कंसेंट ऑफ पटिशनर, वो नहीं हुआ है जब से उसको पता लगा है जो एग्जिस्टेंस है हमारे पास प्री मैरिटल प्रेगनेंसी का, तो जब से उसको पता लगा है कोई मैरिटल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो ये जो है कोर्ट को सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास डिवोर्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो हमारे पास ग्राउंड्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जो है एक एक करके जो है यहाँ पे साइड में लिखेंगे 1 वर्ड, जो की वर्ड्स हैं हमारे पास, उससे जो है आपको आइडिया हो जाएगा किस किस जो ग्राउंड्स की है बात की गई है। क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है वो सिर्फ रिवीजन पर्पस से है, तो हम डिटेलिंग में बिल्कुल नहीं जाएंगे। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कोई भी मैरिज जो सॉल्मनाइज की गई है वेदर बिफोर या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, वो एक पटिशन पे जो प्रेजेंट की जाएगी इधर हस्बैंड या वाइफ के द्वारा, वो डिसॉल्व की जा सकती है डिक्री ऑफ डिवोर्स की। किस ग्राउंड पे, अगर कोई भी पार्टी आफ्टर सॉल्मनाइज ऑफ मैरिज की सॉल्मनाइजेशन के बाद वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है किसी भी पर्सन के द्वारा स्पाउस के अलावा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास अडल्ट्री का ग्राउंड, अगर अडल्ट्री हुई है। दूसरा आ गया हमारे पास शादी की सॉल्मनाइजेशन के बाद ट्रीट किया है पटिशनर को क्रुएलिटी के साथ, सेकंड आ गया हमारे पास क्रुएलिटी का ग्राउंड। तीसरा आ गया डिजर्ट किया है पटिशनर को कंटिन्यूस पीरियड के लिए जो कि 2 साल से कम नहीं होगा। टाइमलाइन अगेन डिजर्शन के लिए जो है हमारे पास 2 साल चाहिए इमीडिएटली बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ पटिशन की प्रेजेंटेशन से पहले। तीसरा ग्राउंड आ गया हमारे पास डिजर्शन। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सीज हो गया है हिंदू होने से कन्वर्ट करके दूसरे रिलीजन में। नेक्स्ट ग्राउंड है हमारे पास कन्वर्जन। नेक्स्ट आ गया इनक्योरेबली अनसाउंड माइंड का है या फिर सफ़र कर रहा है कंटिन्यूसली या इंटरमिटेंटली
एक मेंटल डिसऑर्डर से ऐसे काइंड की या फिर उस एक्सटेंट तक कि जो पटिशनर है वो रीजनेबली एक्सपेक्टेड नहीं है कि उस पर्सन के साथ रह सके। नेक्स्ट जो ग्राउंड है हमारे पास वो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। इसका हमारे पास एक्सप्लेनेशन है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का। एक्सप्लेनेशन में आ गया हमारे पास इस क्लोज में जो एक्सप्रेशन है मेंटल डिसऑर्डर, उसका मतलब है मेंटल इलनेस, अरेस्टेड या फिर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट माइंड का, साइकोपैथिक डिसऑर्डर या फिर कोई और डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी माइंड की, और ये इंक्लूड करता है स्किज़ोफ्रेनिया। जो एक्सप्रेशन है साइकोपैथिक डिसऑर्डर, इसका मतलब है एक परसिस्टेंट डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी माइंड की, वेदर और नॉट ये इंक्लूड करती है सब नॉर्मेलिटी इंटेलिजेंस की, जो रिजल्ट करती है एबनॉर्मली एग्रेसिव या सीरियसली इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट जो है पार्टी के पार्ट पे, या फिर वेदर और नॉट ये रिक्वायर करती है या ससेप्टिबल है किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिफ्थ, वो सफ़र कर रहा है किसी भी वनरियल डिजीज से जो कम्युनिकेबल फॉर्म में है। इसको जो है अब ऑमिट कर दिया गया है, लेकिन आप जो है मेंशन कर सकते हैं इसको कि कोई भी वनरियल डिजीज है। फिर आ गया रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, एंटर करके रिलीजियस ऑर्डर में संन्यास ले लिया गया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। फिर आ गया उसको नहीं सुना गया है हर्ड अलाइव 7 साल के पीरियड के लिए। अगेन हमारे पास टाइम पीरियड है 7 साल यहाँ पे, या उससे ज़्यादा किसी भी पर्सन के द्वारा जो नेचुरली उसके बारे में सुनता अगर वो अलाइव होता। इस वाले जो है हम बोलते हैं इसको कीवर्ड्स में सिविल डेथ, कि 7 साल तक अगर किसी पर्सन के बारे में नहीं सुना गया है तो ये जो है डीम्ड माना जाएगा कि ये डेड है, और इसको जो है लॉ में बोलते हैं सिविल डेथ। एक्सप्लेनेशन में आ गया हमारे पास इस सब सेक्शन में जो एक्सप्रेशन है डिजर्शन, उसका मतलब है डिजर्शन जो है पटिशनर का दूसरी पार्टी के द्वारा जो मैरिज की बिना रीजनेबल कॉज के, बिना कंसेंट के, अगेंस्ट जो विश है पार्टी की, और ये इंक्लूड करता है विलफुल नेग्लेक्ट पटिशनर का दूसरी पार्टी के द्वारा जो मैरिज की है, और इसकी जो ग्रामेटिकल वेरिएशंस है और कॉग्निट एक्सप्रेशंस है वो कंस्ट्रू की जाएंगी अकॉर्डिंगली। तो इस हिसाब से जो है डिजर्शन को एक्सप्लेन किया गया है। फिर आ गया ईदर पार्टी जो है मैरिज की वेदर सॉल्मनाइज्ड है बिफोर या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, वो प्रेजेंट कर सकती है पटिशन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए डिक्री ऑफ डिवोर्स की ऑन द ग्राउंड। किस ग्राउंड पे? ये हमारे पास सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A है। तो और इसके अलावा क्या क्या ग्राउंड्स हैं हमारे पास दोनों पार्टीज के पास? यह आ गया कि कोई भी रिजम्पशन नहीं हुआ है कोहैबिटेशन का, तो कोई कोहैबिटेशन नहीं हुई है या रिजम्पशन नहीं हुआ है पार्टीज के बीच में एक पीरियड के लिए। टाइम पीरियड है हमारे पास 1 साल का या फिर उससे ज़्यादा, जब वो पास कर दिया जाता है जो डिक्री है जुडिशियल सेपरेशन की, टू विच दे आर द पार्टीज। तो इसमें आ गया हमारे पास एक जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर दी है कोर्ट ने। पास करने के 1 साल या फिर उससे ज़्यादा जो है, अब यहाँ पे जो है उनका कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो है डिवोर्स की डिक्री जो है वो फाइल की जा सकती है या पटिशन फाइल की जा सकती है इस बेसिस पे। दूसरा आ गया कोई भी जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स नहीं हुआ है पार्टीज़ के बीच में। अगेन हमारे पास टाइम पीरियड 1 साल है हमारे पास या उससे ज़्यादा आफ्टर पासिंग ऑफ RCR डिक्री टू विच देवर पार्टीज़। पहली डिक्री है जुडिशियल सेपरेशन की, दूसरी है हमारे पास RCR की डिक्री अगर पास हो गई है और उससे लेके 1 साल तक या उससे ज़्यादा अगर वो साथ में नहीं रह रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो है पटिशन फाइल की जा सकती है डिवोर्स की। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कि एक जो वाइफ है वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं पटिशन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। तो यहाँ पे जो है वाइफ के पास एडिशनल ग्राउंड्स हैं, और वो क्या क्या ग्राउंड्स हैं हमारे पास? पहला आ गया इसमें हमारे पास इन केस जहाँ किसी भी मैरिज में जो सॉल्मनाइज की गई है, कमेंसमेंट जो है इस एक्ट का उससे पहले, कि जो हस्बैंड है उसने दोबारा शादी कर ली है बिफोर सच कमेंसमेंट, या कोई और वाइफ है हस्बैंड की जिसकी शादी हुई है बिफोर सच कमेंसमेंट, वो अलाइव है उस टाइम पे जब सॉल्मनाइजेशन हुई है पटिशन की। ये आ गया हमारे पास सेकंड वाइफ के ग्राउंड पे कि दूसरी वाइफ है उसके पास या पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन ये बिफोर आ गया हमारे पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो कमेंसमेंट से पहले हुई है तो अलाउड था, लेकिन इस बेसिस पे जो है वो डिवोर्स पटिशन फाइल कर सकती है। प्रोवाइडेड ईदर केस में जो वाइफ है वो अलाइव है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पटिशन, या फिर
तो वो जो फर्स्ट वाइफ है वो जो है अलाइव होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, कोई दूसरी वाइफ है वो। फिर आ गया हस्बैंड ने जो है वो सॉल्मनाइजेशन हुआ है, गिल्टी है रेप का, सोडोमी का और बेस्टियलिटी का। तो ये अगर ये 3 जो ऑफेंस उसने किए हैं तो यहाँ पे जो है वाइफ को डिवोर्स मिल सकता है। तीसरा आगे एक सूट में अंडर सेक्शन 18 जो है हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 की, या फिर एक प्रोसीडिंग में अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी या फिर कोरिस्पॉन्डिंग सेक्शन 488 ऑफ सीआरपीसी एक डिक्री या ऑर्डर जो भी है वो पास किया गया है हस्बैंड के अगेंस्ट वाइफ को जो है मेंटेनेंस देके, नॉट विद स्टैंडिंग कि वो सेपरेट रह रही थी, और जब से ये डिक्री पास हुई है कोहैबिटेशन जो है वो रिज्यूम नहीं हुआ है 1 साल से ज़्यादा। अगेन हमारे पास टाइमलाइन है, जो हमारे पास जो तीसरा हमारे पास जो वाइफ के पास ग्राउंड है वो है मेंटेनेंस जो है ग्रांट कर दिया है कोर्ट ने, लेकिन मेंटेनेंस की जब से डिक्री पास हुई है या ऑर्डर पास हुआ है उससे 1 साल या उससे ज़्यादा से लेके कोई कोहैबिटेशन नहीं है पार्टीज़ के बीच में, तो यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे भी वो डिवोर्स की जो पटिशन है वो फाइल कर सकती है। नेक्स्ट आ गया उसकी जो मैरिज है, वेदर वो कंज्यूमेट हुई है या नहीं हुई है। वो सॉल्मनाइज की गई थी जब उसने अटेन किया था, जब 15 ईयर्स उससे पहले, और उसने रेपुडिएट कर दी है मैरिज अटेन करने के बाद उस एज को, लेकिन बिफोर अटेनिंग 18 ईयर्स। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के लिए टेक्निकल हो जाता है, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, 2 एज दिए गए हैं, 15 ईयर्स, दूसरा आ गया हमारे पास 18 ईयर्स। शादी हुई थी 15 ईयर्स से पहले, लेकिन रेपुडिएट की है 15 ईयर्स और 18 ईयर्स के बीच में, मतलब 18 साल होने से पहले। यहाँ पे जो है रेपुडिएट की है, यहाँ पे जो है मैरिज की टाइमलाइन है। तो अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो जो पटिशन जो है डिवोर्स की वो फाइल कर सकती है। एक्सप्लेनेशन आ गया हमारे पास, ये जो क्लोज है ये अप्लाई होता है वेदर मैरिज जो है वो सॉल्मनाइज की गई थी बिफोर या फिर आफ्टर जो है कमेंसमेंट ऑफ मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 13A। तो इसमें जो है हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव रिलीफ है डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में। इसमें बताया गया है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो है एक्ट के अंदर एक पटिशन जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, डिक्री के द्वारा डिवोर्स की, एक्सेप्ट इन सो फार जो पटिशन जो है फाउंड होती है ग्राउंड्स पे जो मेंशन किए गए हैं हमारे पास 2nd, 6th, 7th जो है हमारे पास सब सेक्शन 1 ऑफ 13। तो जो सेक्शन 13 है जिसमें डिवोर्स के ग्राउंड दिए गए हैं हमारे पास, उसमें जो 2nd है हमारे पास, 6th है, 7th है, इन ग्राउंड्स पे तो जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है, कंसीडर कर सकता है सर्कमस्टांसिस को देख के कि वो पास कर सकता है जो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री है। तो हमारे पास कौन कौन से ग्राउंड है, 2nd, 6th और 7th। हम जो है पीछे जाके देखते हैं कौन कौन से ग्राउंड्स हैं हमारे पास। तो इसमें आ गया हमारे पास सेकंड आ गया इसमें हमारे पास कन्वर्जन, 2nd आ गया कन्वर्जन, 6th आ गया इसमें हमारे पास रिनंसिएशन, 7th आ गया इसमें हमारे पास जो है सिविल डेथ। तो इन 3 ग्राउंड्स पे जो है जुडिशियल सेपरेशन की जो डिक्री है वो जो है दी जा सकती है। तो यहाँ पे जो है जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दी जाएगी और इसको बोलेंगे हम ऑल्टरनेटिव रिलीफ डिवोर्स प्रोसीडिंग में। फिर आ गया डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास, और आजकल जो है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो है काफ़ी ज़्यादा इसका जो है यूज़ हो रहा है सेक्शन का, तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। इसमें आ गया सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए पटिशन जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की एक डिक्री ऑफ डिवोर्स बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स वो प्रेजेंट की जा सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाय बोथ द पार्टीज टू द मैरिज। सबसे पहले आ गया कौन फाइल करेगा, दोनों पार्टीज, बोथ द पार्टीज फाइल करेंगी। वेदर मैरिज जो है सॉल्मनाइज हुई थी बिफोर या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ मैरिज लॉज 1976, किस ग्राउंड पे कि वो जो है सेपरेटली रह रहे हैं। दूसरा आ गया लिविंग सेपरेटली, दोनों पार्टीज बताएंगे कि हम जो है सेपरेटली रह रहे हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए, 1 ईयर और मोर टाइम जो पीरियड आ गया हमारे पास 1 साल या उससे ज़्यादा, और वो जो है दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर। 4th बताएंगे कि भाई वो इतनी क्षमता नहीं रख सकते हैं, एबल नहीं है एक दूसरे के साथ रहने की, और उन्होंने म्यूचुअली अग्री किया है कि मैरिज डिसॉल्व होनी चाहिए
फिफ्थ आ गया म्यूचुअली अग्रीमेंट है कि ये जो शादी है ये डिसॉल्व होनी चाहिए। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये जो है हमारे पास डिवोर्स ऑफ म्यूचुअल कंसेंट के इसके असेंशियल्स हैं। तो कोई भी आपके पास फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें 5 चीज़ें वेरीफाई करेंगे कि दोनों पार्टीज़ के द्वारा पटिशन फाइल की गई है, दोनों सेपरेटली रह रहे हैं 1 साल या उससे ज़्यादा, दोनों ने मेंशन किया है कि हम जो है इतनी क्षमता नहीं रखते हैं हम एक दूसरे के साथ रह सकें, दोनों ने म्यूचुअली अग्री किया है कि इसको डिसॉल्व कर दें। तो ये 5 पॉइंट्स जहाँ आ गए वहाँ पे डिवोर्स हो जाएगा म्यूचुअल कंसेंट के साथ। अब ये आगे जो मोशन दिया जाता है दोनों पार्टीज के द्वारा, एंड मेड नॉट अर्लियर देन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पटिशन, जो रेफर किया गया है फर्स्ट सब सेक्शन में, एंड नॉट लेटर देन 18 months आफ्टर द सेट डेट। अगर जो पटिशन है वो विड्रॉ नहीं की गई है मीन टाइम में, तो जो कोर्ट है अगर वो सेटिस्फाइड है दोनों पार्टीज को सुन के और इंक्वायरीज करके जैसा उसको ठीक लगता है, मैरिज को सॉल्मनाइज कर देगा, और जो अवर्मेंट्स हैं पटिशन में वो ट्रू हैं तो पास कर देगा डिक्री डिवोर्स की, डिक्लेयर करके कि मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ डिक्री। तो यहाँ पे जो है 6 to 18 months का जो है हमारे पास कूलिंग पीरियड होता है। तो ये अगर कूलिंग पीरियड के बीच में भी अगर पार्टीज़ ने जो है वो विड्रॉ नहीं की है पटिशन, तो कोर्ट जो है वो दोनों पार्टीज़ को सुनेगा, उसके बाद कुछ इंक्वायरीज करेगा और उसके बाद जो है डिक्री पास कर देगा डिवोर्स की। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास, दैट इज़ कोई भी जो पटिशन है डिवोर्स की वो प्रेजेंट नहीं की जाएगी 1 साल के अंदर अंदर मैरिज के। इसमें आ गया हमारे पास नॉट एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, ये जो है कॉम्पिटेंट नहीं होगा किसी भी कोर्ट के लिए कि वो एंटरटेन करे किसी भी पटिशन को या डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज को एक डिवोर्स की डिक्री के द्वारा, जब तक जो डेट है प्रेजेंटेशन ऑफ पटिशन की उसको 1 साल जो है वो नहीं गुजरा है सिंस द डेट ऑफ मैरिज। जिस्ट क्या है कि कम से कम 1 साल की जो है शादी होनी चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर जो है कोई डिवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकता है पटिशन। प्रोवाइडेड, अब इसके एक्सेप्शन क्या है कि कोर्ट जो है एप्लीकेशन पे जो दी गई है इन अकॉर्डेंस सच रूल जो दिए गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा, अलाउ कर सकता है पटिशन को कि वो प्रेजेंट की जाए 1 साल जो है इलैप्स होने से पहले जो डेट है मैरिज की, इस ग्राउंड पे कि जो केस है वो एक एक्सेप्शनल हार्डशिप का केस है पटिशनर को, या फिर एक्सेप्शनल डेप्राविटी का जो है केस है रिस्पोंडेंट की पार्ट पे। अगर ये अपीयर होता है कोर्ट को हियरिंग पे पटिशन की कि जो पटिशनर है वो ऑब्टेन करता है लीव प्रेजेंट करने की पटिशन किसी भी मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट की इस नेचर की, तो जो कोर्ट है वो प्रोनाउंस कर देगा डिक्री सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट कि जो हमारे पास डिक्री है वो इफेक्टिव नहीं होगी जब तक कि जो है 1 साल नहीं हो जाता है शादी को, या फिर डिसमिस कर देगी पटिशन को बिना प्रेजुडिस के कि वो जो पटिशन है वो ब्रॉड की जा सकती है आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 year सेम और सब्सटेंशियली सेम फैक्ट्स पे अगर अलेज किया गया है इन सपोर्ट ऑफ पटिशन सो डिसमिस्ड। टेक्निकल लैंग्वेज है, कंफ्यूज नहीं होना है। 3 पॉइंट इसमें जो है हमारे पास डिस्कस किए गए हैं। इसमें क्या बोला गया है, कब जो है एक्सेप्शन क्या है, कब जो है 1 साल के अंदर अंदर पास कर सकती है, जब एक्सेप्शनल हार्डशिप है या फिर एक्सेप्शनल डेप्राविटी है रिस्पोंडेंट को, एक्सेप्शनल हार्डशिप है पटिशनर को। अगर कोर्ट को पता लगा कि कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है फैक्ट्स में, तो वो क्या कर सकती है, एक तो वो चेक लगा सकती है कि ये जो डिक्री पास की गई है ये जो है 1 साल के बाद इफेक्ट में आएगी। दूसरा है वो यहाँ पे क्या कर सकती है मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में, वो जो है डिसमिस कर देगी पटिशन को, लेकिन कोई भी जो है प्रेजुडिस जो नहीं करेगी इस चीज़ को, मतलब कोई भी कंडीशन नहीं लगाएगी इस चीज़ को लेके कि ये जो है 1 साल के बाद भी जो है पटिशन जो है वो फाइल नहीं की जा सकती है। तो दोबारा फाइल हो सकती है 1 साल के बाद, लेकिन उससे पहले जो है डिसमिस कर देगी या फिर उसका जो इफेक्ट है वो 1 साल बाद कर देगी। एक्सेप्शनल हार्डशिप और एक्सेप्शनल जो है डेप्राविटी में ये 1 साल के अंदर अंदर भी जो है वो फाइल की जा सकती है। फिर आ गया डिस्पोज करने में किसी भी एप्लीकेशन को इस सेक्शन के अंडर लीव टू प्रेजेंट अ पटिशन फॉर डिवोर्स बिफोर, तो 1 साल के एक्सपायरेशन से पहले फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, कोर्ट जो है वो रिगार्ड करेगा जो इंटरेस्ट है किसी भी चिल्ड्रन का मैरिज की, और जो क्वेश्चन है वेदर कोई रीजनेबल प्रोबेबिलिटी है रिकंसिलिएशन की पार्टीज के बीच में बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड ईयर।
कोर्ट क्या कंसिडर करेगा, एक तो कोई भी अगर चाइल्ड इन्वॉल्व है उसका वेलफेयर कंसिडर करेगा, या फिर एक और चीज़ देखेगा कि कोई भी प्रॉबिलिटी है दोनों पार्टीज़ के बीच में कि वो रिकंसाइल कर सके 1 साल के अंदर अंदर। तो ये 2 चीज़ें जो है कोर्ट कंसिडर करेगा। नेक्स्ट आ गया डिवोर्स्ड पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन, कब जो है वो डिवोर्स्ड पर्सन जो है दोबारा शादी कर सकता है। इसमें आ गया हमारे पास एक मैरिज जो है वो डिसॉल्व की जा सकती है एक डिक्री ऑफ डिवोर्स के द्वारा, और इधर कोई भी जो राइट ऑफ अपील नहीं है डिक्री के अगेंस्ट। अगर ये जो राइट ऑफ अपील है, जो टाइम फॉर अपीलिंग हैज़ एक्सपायर्ड, बिना कोई अपील के प्रेजेंट किए, या फिर जो अपील है वो प्रेजेंट कर दी गई है लेकिन डिसमिस हो गई है, तो ये लॉफुल होगा कि वो दोबारा शादी कर सकता है। तो डिवोर्स्ड पर्सन कब दोबारा शादी कर सकता है? पहला आ गया जब अपील के लिए टाइम दिया गया है, जैसे आपको 3 महीने का टाइम दिया गया है, ये जो टाइम है वो एक्सपायर हो गया है और कोई अपील फाइल नहीं हुई है, तब वो दोबारा शादी कर सकता है। दूसरा आ गया अगर अपील जो है वो फाइल कर दी गई है, जो हमारे पास टाइम पीरियड है उसके अंदर अंदर, लेकिन वो जो है डिसमिस कर दी गई है, तो यहाँ डिसमिस होने के बाद जो है वो दोबारा शादी कर सकता है। तो इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स थे हमारे पास। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 16 जो है वो लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस में। तो इसमें क्या कहता है लॉ? इसमें कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग की एक मैरिज नल है, वॉइड है सेक्शन 11 के अंडर, जो चाइल्ड है ऐसी मैरिज का वो लेजिटिमेट होगा अगर मैरिज जो है वो वैलिड थी, शैल बी लेजिटिमेट वेदर चाइल्ड बोर्न था बिफोर या आफ्टर जो कमेंसमेंट ऑफ मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976, वेदर और नॉट अ डिक्री ऑफ नलिटी ग्रांट की गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैरिज अंडर द एक्ट, और वेदर और नॉट जो मैरिज है वो वॉइड कंसिडर की गई है अदरवाइज देन इन पिटिशन ऑन अंडर दिस एक्ट। जिस्ट क्या है इसका? कोई भी जो वॉइड मैरिज है उसका कोई भी जो चाइल्ड है उसको जो है लेजिटिमेट का जो है स्टेटस दिया जाएगा, बस इतना सा है। फिर आगे अगर डिक्री जो है नलिटी की वो ग्रांट की जाती है वॉइडेबल मैरिज के रिस्पेक्ट में सेक्शन 12 के अंदर, कोई भी चाइल्ड जो बिगोटन या कंसीव हुआ है डिक्री जो है ग्रांट करने से पहले, which would have been legitimate child parties का to the marriage, अगर at the date of decree it had been dissolved instead of annulled, तो अगर डिवोर्स से अगर वो डिसॉल्व होती उस डेट पे इंस्टेड ऑफ annulled, तो वो जो है डीम्ड माना जाएगा कि वो लेजिटिमेट चाइल्ड है नॉट विद स्टैंडिंग द डिक्री ऑफ नलिटी। अगेन स्टेटस क्या होगा? चाइल्ड जो है वो लेजिटिमेट होगा अगर वो बिगोटन या कंसीव हुआ है जो डिक्री जो हमारे पास डिक्री दी गई है उससे पहले, या फिर अगर नलिटी की जगह अगर ये कोई डिवोर्स की डिक्री होती और डिसोल्यूशन होता, तो अगर वो उस टाइम पे लेजिटिमेट होता तो वो जो बाद में अभी भी जो है वो लेजिटिमेट माना जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वो लेजिटिमेसी का ही टाइटल होल्ड करेगा। फिर हो गया इस जो सेक्शन में जो है सब सेक्शन 1 और 2 में कुछ भी कंस्ट्रू नहीं करता है कन्फरिंग अपॉन कोई भी जो चाइल्ड है मैरिज का जो नल और वॉइड होगी या अनल की गई है डिक्री ऑफ नलिटी के द्वारा, कोई भी जो राइट्स या प्रॉपर्टी है किसी भी पर्सन की अदर देन पेरेंट्स इन एनी केस, लेकिन जो पासिंग ऑफ दिस एक्ट ये जो चाइल्ड है ये इनकेपेबल होगा पोजेसिंग और एक्वायरिंग एनी सच राइट्स बाय रीजन ऑफ नॉट बीइंग लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो है इनहेरिटेंस का राइट दिया गया है, इसमें बोला गया है कि जो चाइल्ड है वो किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, वो सिर्फ जो है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा और किसी भी रिलेटिव की या किसी और की जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट नहीं करेगा। तो 3 पॉइंट से 16 में हमारे पास वॉइड मैरिज है लेजिटिमेट माना जाएगा, वॉइडेबल मैरिज है लेजिटिमेट माना जाएगा, प्रॉपर्टी जो है वो पेरेंट्स की इनहेरिट करेगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन 17 दैट इज पनिशमेंट जो है बाइगमी की, काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 17। जब आप बाइगमी का टॉपिक भी मीन्स में एक्सप्लेन करेंगे तो आप यहाँ पे सेक्शन 17 को भी मेंशन करेंगे। इसमें बोला गया है कोई भी मैरिज 2 हिंदूज के बीच में अगर सॉल्मेनाइज की गई है इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद वो वॉइड होगी अगर जो डेट है इस मैरिज की इधर पार्टी की उसका हस्बैंड या वाइफ जो है वो लिविंग है, और जो प्रोविजंस है हमारे पास सेक्शन 494 और 495 जो है आईपीसी का वो जो है अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे। इसमें जो है हमारे पास क्रिमिनल क्योंकि पीनल ऑफेंस है आईपीसी, तो यहाँ पे जो है हमारे पास पीनल जो है पनिशमेंट है।
फिर आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन जो है हमारे पास 18, पनिशमेंट क्या होगी कॉन्ट्रावेंशन के लिए, कुछ जो कंडीशंस हैं हिंदू मैरिज की। तो जो भी हमने कंडीशंस की थी सेक्शन 5 में, उनका अगर कॉन्ट्रावेंशन हो गया तो उनकी क्या क्या पनिशमेंट्स होंगी वो हमारे पास दिया गया है सेक्शन 18 में। इसमें आ गया हर एक पर्सन जो प्रोक्योर करता है एक मैरिज को खुद के लिए या मैन या फिर जो हमारे पास वुमेन है, सॉल्मनाइज की जाती है इस एक्ट के अंदर अगर वो कॉन्ट्रावेंशन में है। जो कंडीशन स्पेसिफाई की गई हैं 3, 4 और 5 में सेक्शन 5 की वो पनिशेबल होंगी। तो यहाँ पे आ गया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशंस अगर 3 में है, 3 है हमारे पास यहाँ पे जो एज वाला फैक्टर है, तो ये रिगरस पनिशमेंट जो एक्सटेंड कर सकता है 2 साल के लिए और एक्सटेंड करेगा 1 लाख रुपए। और अगर वो कॉन्ट्रावेंशन में है जो 4th और 5th कंडीशन है, दैट इज़ प्रोहिबिटेड डिक्री या फिर जो स्पिंडर रिलेशनशिप, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो 1 महीने के लिए होगी या फिर एक्सटेंड कर सकता है 1000 रुपीज़ या फिर दोनों। तो यहाँ पे जो है 3 पनिशमेंट्स दी गई हैं 3 टॉपिक्स की, चाइल्ड मैरिज की, और उसके बाद आ गया हमारे पास प्रोहिबिटेड डिक्रीज या स्पिंडर रिलेशनशिप की। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन और प्रोसीजर क्या है। इसमें आ गया हमारे पास 19 सेक्शन 19 आ गया कि जो कोर्ट है वो किस पटिशन को जो है किस कोर्ट में जो है पटिशन प्रेजेंट करनी है। इसमें आ गया हर एक पटिशन जो है एक्ट के अंदर वो प्रेजेंट की जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है प्रेजेंट की जाएगी जिसकी लोकल लिमिट्स में या ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन में। पहला आ गया इसमें हमारे पास थोड़ा सा हाईलाइटेड तरीके से करना है जहाँ पे मैरिज सॉल्मनाइज हुई है। दूसरा आ गया जो रिस्पोंडेंट है जब वो प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन के टाइम पे वो रिसाइड कर रहा है। फिर आ गया जो पार्टीज़ हैं वो लास्ट रिसाइडेड थी दोनों साथ में। फिर आ गया अगर वाइफ पटिशनर है तो जहाँ पे वो रिसाइड कर रही है डेट ऑफ जो है पटिशन पे, तो जहाँ पे जो है वाइफ रिसाइड कर रही है। फिर आ गया अगर पटिशनर जो है रिसाइड कर रहा है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पटिशन इन केस जहाँ पे रिस्पोंडेंट जो है उस टाइम पे रिसाइड कर रहा है आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच एक्ट एक्सटेंड, मतलब देश के बाहर अगर वो चला गया है और उसको नहीं सुना गया है 7 साल के लिए या ज़्यादा के लिए उस पर्सन के द्वारा जो नेचुरली जो है उसके बारे में सुनता, अगर वो अलाइव होता तो पटिशनर भी जो है जहाँ वो रिसाइड कर रहा है वहाँ पे भी जो है फाइल कर सकता है अगर रिस्पोंडेंट का कुछ अता पता नहीं है। थोड़ा सा जो है ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी स्टेट्स में जो है पूछा जाता है, आपको ये 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं एमसीक्यूज़ में, तो उसकी बेसिस पे जो है ये क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 20 आ गया कंटेंट्स और वेरिफिकेशंस जो हैं पटिशन की। इसमें आ गया हमारे पास हर एक पटिशन जो प्रेजेंट की गई है इस एक्ट के अंदर वो स्टेट करेगा डिस्टिंक्टली जो नेचर है केस का, जो परमिट करते हैं फैक्ट्स को जिस पे क्लेम जो है रिलीफ का वो मिला है या फाउंड किया गया है। एक्सेप्ट इन अ पटिशन अंडर सेक्शन 11 शैल ऑल्सो स्टेट, वो क्या स्टेट करेगा कि कोई भी जो कल्यूजन नहीं होगा पटिशनर और दूसरी पार्टी जो है मैरिज उसके बीच में। तो इसमें जो है कंटेंट्स हमारे पास जो भी पटिशन जो प्रेजेंट की गई है वो स्टेट करेगी कि क्या नेचर है केस का, किस बेसिस पे जो है जो रिलीफ क्लेम किया गया है, क्रुएलिटी है, डिजर्शन है, कौन सा बेसिस यूज़ किया गया है, और कोई भी जो कल्यूजन है, कोई भी साझेदारी जो है दोनों पार्टीज़ के बीच में जो है नहीं होनी चाहिए। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट कंटेन की गई है हर एक पटिशन में इस एक्ट के अंदर वो वेरीफाई करेगी पटिशनर को या फिर कुछ अदर कॉम्पिटेंट जो पर्सन है इस मैनर में जो रिक्वायर किए गए हैं लॉ के द्वारा वेरिफिकेशन ऑफ प्लेंट के लिए या फिर हियरिंग के टाइम पे जो रेफ़र किया गया है एविडेंस। तो जो स्टेटमेंट्स हैं ये सब जो है वेरीफाई किया जाएगा पटिशनर के द्वारा। अगर आप ड्राफ्टिंग में हैं तो आप देखेंगे हम लास्ट में जो है हमेशा वेरिफिकेशन का एक अलग से जो है पेज जो है वो मेंशन करते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको वेरीफाई करने हैं अपने कंटेंट्स। फिर आगे इसमें हमारे पास जो है सेक्शन 21 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5/1908, तो जो सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस जो इस एक्ट में कंटेन किए गए हैं और जो रूल्स हैं हमारे पास हाई कोर्ट के, जो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स हैं एक्ट के अंदर वो रेगुलेट की जाएंगी CPC के द्वारा। जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसके जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे। तो ये भी जो है हमारे पास प्री में पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं और थोड़ा सा डीपली पूछ रहे हैं या बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पूछ रहे हैं बेयर एक्ट से, तो ये जो है थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है लेकिन पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट आ गया सेक्शन 21 ए, पावर जो है ट्रांसफ़र करने की पटिशन सर्टेन केसेस में। तो किन केसेस में जो है पटिशन जो है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है, जहाँ पे पटिशन जो है इस एक्ट के अंदर वो प्रेजेंट की गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसके पास ज्यूरिस्डिक्शन है एक पार्टी के द्वारा टू अ मैरिज, प्रेइंग डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन की अंडर सेक्शन 10 या डिक्री और डिवोर्स की। तो एक पटिशन अगर कोई भी जो है पर्सन देता है कि जो है प्रेजेंट की जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि जो जुडिशियल सेपरेशन की या डिवोर्स की डिक्री है, कि जहाँ वो जो है पटिशन देता है या फिर कोई और पटिशन इस एक्ट के अंदर प्रेजेंट की जाती है दूसरी पार्टी जो है मैरिज की, उसके द्वारा जुडिशियल सेपरेशन की या फिर हमारे पास सेक्शन 13 की, इस ग्राउंड पे वेदर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट जो पटिशन है शैल बी डील विद स्पेसिफिकली इनटू। तो अगर कोई भी जो हमारे पास पटिशनर है या फिर दूसरी पार्टी है, रिस्पोंडेंट है, वो पटिशन दे रहे हैं कि यहाँ से जो है इसको हटा के और इस वाले जो कोर्ट में है जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो इन केस जहाँ पे सबसेक्शन 1 अप्लाई होता है, जो पटिशन्स हैं प्रेजेंट की जाती हैं सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो दोनों पटिशन्स जो हैं वो ट्राई और हर्ड की जाएंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। तो बहुत बड़ी क्या होता है, एक पार्टी होती है, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ लगा लीजिए, हस्बैंड ने जो है केस फाइल कर दिया है हमारे पास डिजर्शन का, वहीं पे जो वाइफ है वो अगेन वहीं उसी कोर्ट में क्रुएलिटी का फाइल कर देती है। तो अगर सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो दोनों का जो है क्लब हो जाएंगी पटिशन्स और साथ में डील की जाएंगी। अगर पटिशन्स जो प्रेजेंट की गई हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो जो पटिशन प्रेजेंट की गई है लेटर वो ट्रांसफ़र की जाएगी उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ पे पहले वाली पटिशन प्रेजेंट की गई थी, और जो दोनों पटिशन्स हैं वो हियर और डिस्पोज ऑफ की जाएंगी उस कोर्ट के द्वारा जहाँ पे अर्लियर पटिशन फाइल की गई थी। सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का सॉर्टेड है, अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है तो जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको जो है ट्रांसफ़र जो कर दी जाएगी सेकेंड जो पटिशन है, और दोनों क्लब की जाएंगी और साथ में डील की जाएंगी। तीसरा आ गया उन केसेस में उस केस में जहाँ पे क्लोज बी है सबसेक्शन 2 का अप्लाई होता है, कोर्ट या फिर गवर्नमेंट जैसा भी केस है जो कॉम्पिटेंट है सीपीसी के अंडर, वो ट्रांसफ़र कर सकती है किसी भी सूट या प्रोसीडिंग को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इन विच जो लेटर पटिशन है वो प्रेजेंट की गई है टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसमें जो है अर्लियर पटिशन पेंडिंग है, और ये एक्सरसाइज करेगा जो पावर ऑफ पटिशन है लेटर जो पटिशन की अगर एम्पावर किया गया है। तो जो सेकंड केस था हमारे पास जहाँ पे अदर पार्टी फाइल कर रही थी पटिशन, वहाँ पे भी सीपीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे जो सेकंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी जो पटिशन है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 21 भी, स्पेशल प्रोविजन जो रिलेट करेंगे ट्रायल या डिस्पोजल से पटिशन की इस एक्ट के अंदर। तो क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं, जो ट्रायल है किसी भी पटिशन का इस एक्ट के अंदर वो जितना प्रैक्टिकेबल हो सके कंसिस्टेंटली जो इंटरेस्ट है जस्टिस का इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रायल वो कंटिन्यू किया जाएगा डे टू डे प्रोसीडिंग्स जब इसके कंक्लूजन तक, जब तक कि जो कोर्ट को है अनजर्नमेंट नहीं मिलता है ट्रायल का बियॉन्ड द फॉलोइंग डे टू बी नेसेसरी जो रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। तो इसमें आ गया हमारे पास डे टू डे प्रोसीडिंग्स जाएंगे जब तक अडजर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़रूरी नहीं है। सेकंड आ गया हर एक पटिशन जो है इस एक्ट के अंदर वो ट्राई की जाएगी एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, और एंड्योवर होगा कंक्लूड करने के लिए ट्रायल को विद इन 6 मंथ्स। अगेन टाइम लिमिट है हमारे पास, तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है ट्राई किया जाए कि वो जो कंक्लूड कर दी जाए जो सर्विस है नोटिस की पटिशन की रिस्पोंडेंट पे उस डेट तक। ऑल्दो ये सिर्फ बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है हमारे पास जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं उस हिसाब से जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो है आपकी जो पटिशन है उस वो जो है कंक्लूड हो जानी चाहिए। फिर आगे हर एक अपील जो है एक्ट के अंदर वो सुनी जाएगी एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, और एंड्योवर जो है दिया जाएगा कि वो हियरिंग जो है विद इन 3 मंथ्स जो है वो कंक्लूड कर दी जाए 3 महीने के अंदर अंदर जब डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ अपील जाता है रिस्पोंडेंट पे। तो जो हियरिंग की आगे हमारे पास या फिर जो नोटिस है अपील का उसकी आगे हमारे पास अपील की कि जो 3 मंथ्स का है, ट्रायल आ गया 6 मंथ्स में, और जो अपील आ गया उसमें हमारे पास हियरिंग का वो आ गया 3 मंथ्स का। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि है हमारे पास सेक्शन 21C में। इसमें आ गया हमारे पास
कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी इनेक्टमेंट टू द कॉन्ट्ररी, इसके अलावा किसी इनेक्टमेंट में कुछ मेंशन किया गया है कॉन्ट्ररी, उसको जो है हटाते हुए कोई भी डॉक्यूमेंट है वो इनएडमिसिबल नहीं होगा एविडेंस में किसी भी प्रोसीडिंग में जब ट्रायल होता है पिटीशन का इस एक्ट के अंदर, ऑन द ग्राउंड कि ये ड्यूली स्टैम्प्ड या रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो इनएडमिसिबल जो है वो नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन 22 की जो प्रोसीडिंग है वो इन कैमरा होंगी। इन कैमरा का मतलब होता है जो पार्टीज़ हैं, उनके एडवोकेट्स हैं, या जो भी उनका अगर कोई इमोशनल सपोर्ट के लिए अगर किसी पार्टी को किसी की ज़रूरत है, सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनको जो है वहाँ पे रखना, बाकी जो हर किसी को जो है कोर्ट से बाहर करना। और ये जो है प्रिंट और पब्लिश जो है वो नहीं किया जाएगा। फिर आ गया हर एक प्रोसीडिंग जो है इस एक्ट के अंदर वो कंडक्ट की जाएगी इन कैमरा में, और ये जो है लॉफुल नहीं होगा किसी भी पर्सन के लिए कुछ प्रिंट करना या पब्लिश करना किसी भी मैटर को इन रिलेशन टू सच प्रोसीडिंग, एक्सेप्ट जो जजमेंट है हाई कोर्ट की या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट की जो प्रिंट की गई है या पब्लिश की गई है प्रीवियस परमिशन जो है कोर्ट की। अगेन इन कैमरा प्रोसीडिंग ज़रूरी है, पब्लिश और प्रिंट नहीं किया जाएगा जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जो है वो जजमेंट नहीं है। फिर आ गया पर्सन अगर प्रिंट करता है या पब्लिश करता है कोई भी मैटर कॉन्ट्रावेंशन में प्रोविजंस की जो कंटेन किए गए हैं सब सेक्शन 1 में, पनिशेबल होगा फाइन के लिए। अगेन पनिशमेंट ज़रूरी है, फाइन होगा हमारे पास 1000 रुपीज़ का, कोई भी इम्प्रिजनमेंट या जेल पनिशमेंट जो है उसको नहीं होगी। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 23 डिक्री इन प्रोसीडिंग। तो जो डिक्री क्या होगी जो प्रोसीडिंग में, इसमें आ गया हमारे पास किसी भी प्रोसीडिंग में इस एक्ट के अंदर वेदर डिफेंडेड और नॉट, अगर कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड है किसी भी ग्राउंड पे जो ग्रांटिंग रिलीफ एग्जिस्ट, तो अगर कोई भी जो रिलीफ एग्जिस्ट करता है और जो पटिशनर है एक्सेप्ट इन केसेस जहाँ पे रिलीफ जो है सॉर्ट किया गया है उसके द्वारा ऑन ग्राउंड जो स्पेसिफाइड है, सब क्लोज ए बी सी जो है हमारे पास, जो क्लोज 2 है हमारे पास सेक्शन 5 का, इज़ नॉट इन एनी वे टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज और हर रॉन्ग या डिसेबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ सच रिलीफ, अगर वो जो है खुद के जो रॉन्ग का या डिसेबिलिटी का एडवांटेज नहीं लिया गया है ये रिलीफ सॉर्ट करने में। दूसरा आ गया जहाँ पे ग्राउंड जो है पटिशन का जो ग्राउंड स्पेसिफाइड है क्लोज 1 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ 13 में, जो पटिशनर है उसने किसी भी मैनर में असेसरी या कनाइव नहीं किया है या कंडोन नहीं किया है कंप्लेंट जो उसने किया है, जहाँ पे ग्राउंड जो है पटिशन का वो क्रुएलिटी है, तो जो पटिशनर है वो उसने कंडोन नहीं किया है, तो बेसिकली कंडोनेशन नहीं हुआ है क्रुएलिटी का। एक बार क्रुएलिटी कर दी है उसके बाद जो है उस चीज़ को माफ़ करके अगर वो आगे बढ़ गया है तो यहाँ पे जो है वो जो है डिसमिस हो जाएगा। फिर आगे अगर डिवोर्स सॉर्ट किया गया है जो ग्राउंड है म्यूचुअल कंसेंट पे, और कंसेंट जो है वो ऑब्टेन नहीं किया गया है फोर्स, फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस से, या फिर जो पटिशन है अगर वो पिटीशन नहीं प्रेजेंट की गई है सेक्शन 11 के अंदर, वो प्रेजेंट नहीं कही गई है या प्रोसिक्यूट नहीं कही गई है, जो कल्यूजन है हमारे पास रिस्पोंडेंट का। फिर आ गया इसमें हमारे पास, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्री इन प्रोसीडिंग में, तो ये जो है आपको एक अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपकी जो डिवोर्स की डिक्री है उसके बार क्या क्या है। तो यहाँ पे जो है एक और वर्ड आता है कि बार क्या है आपकी डिवोर्स की डिक्री की या किसी भी डिक्री की, तो यहाँ पे जो है आपको हेडिंग्स लिखनी पड़ती हैं। तो इसकी जो फर्स्ट की हेडिंग होगी हमारे पास, इसका आता है कि नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑन रॉन्ग और डिसेबिलिटी। फिर दूसरा आ गया इसमें हमारे पास कंडोनेशन। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास नो फोर्स या फ्रॉड। फिर आ गया कोई अननेसेसरी या इम्प्रॉपर डिले जो है नहीं हुआ है इंस्टीट्यूट करने में। फिर आ गया हमारे पास डिले। फिर आ गया कोई और लीगल ग्राउंड की रिलीफ ग्रांट नहीं किया जाना चाहिए, अदर जो कोर्ट की डिक्री है ऐसा रिलीफ देगी। इसमें आ गया हमारे पास अदर लीगल ग्राउंड। तो ये जो है हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे पास जो है डिक्री पास नहीं होगी। फिर आ गया बिफोर प्रोसीडिंग टू ग्रांट कोई भी रिलीफ जो है एक्ट के अंडर, ये ड्यूटी होगी कोर्ट की फर्स्ट इंस्टेंस में हर एक केस में कि ये पॉसिबल हो सकता है टू डू कंसिस्टेंटली विद द नेचर और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि वो एंड्योवर करे रिकंसिलिएशन जो है पार्टीज का। अगेन पार्टीज़ की जो है पहली ड्यूटी होगी कि वो जो है रिकंसिलिएशन करें पार्टीज़ का, ट्राई करें रिकंसिलिएशन,
ये जो है आपको जो है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में जो है आपको ये पूछा जा सकता है कि जो कोर्ट्स है उसका डिवोर्स को लेके क्या अप्रोच होता है। तो आप जो है वहाँ पे जनरल आंसर देंगे कि जो कोर्ट्स का अप्रोच होता है वो ये होता है कि वो पार्टीज़ को जो है रिकंसाइल करवाना चाहती है, और जो डिवोर्स होता है वो लास्ट ऑप्शन रखती है। अगेन जो एक इंटरव्यूअर है वो आपको पूछ सकता है कि ये जो है हिंदू मैरिज एक्ट के कौन से प्रोविज़न में मेंशन है, तो आप जो है यहाँ बताएंगे कि ये जो है सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में मेंशन्ड है प्रॉपर की जो है कोशिश होनी चाहिए रिकंसिलिएशन की पार्टीज़ की। फिर आ गया प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन, वो अप्लाई होगा किसी भी प्रोसीडिंग पे जहाँ पे रिलीफ सॉर्ट किया गया है किसी भी ग्राउंड पे जो स्पेसिफाई किया गया है क्लोज 2, 3, 4, 5, 6 या फिर जो 7 है सबसेक्शन 113 का, ये एक्सेप्शन है, इन पे जो है अप्लाई नहीं होगा। फिर आ गया हमारे पास जो पर्पस है एडिंग द कोर्ट इन ब्रिंगिंग सच रिकंसिलिएशन, जो रिकंसिलिएशन के पर्पस से जो एड करना कोर्ट को, उसके लिए कोर्ट क्या कर सकता है। अगर पार्टीज़ डिज़ायर करती हैं या कोर्ट को ठीक लगता है कि ये जस्ट है, प्रॉपर है, वो अर्जन कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स को रीज़नेबल टाइम के लिए जो एक्सीड नहीं करेंगे 15 डेज़ का टाइम पीरियड, 15 डेज़ से ज़्यादा जो है अर्जन नहीं करेंगे। और रेफ़र कर सकती है मैटर किसी भी पर्सन को जो नेम किया गया है पार्टीज़ के द्वारा इस बिहाफ में, या किसी भी पर्सन को जो नॉमिनेट किया गया है कोर्ट के द्वारा। अगर पार्टीज़ फेल हो जाती हैं नेम करने से किसी भी पर्सन को, विद डायरेक्शंस की वो रिपोर्ट करेंगे कोर्ट को वेदर रिकंसिलिएशन किया जा सकता है या फिर जो कोर्ट है इन डिस्पोजिंग ऑफ प्रोसीडिंग ड्यू रिगार्ड टू द रिपोर्ट। तो बेसिकली यहाँ पे जो है मीडिएशन वगैरह के प्रोसीजर्स का मेंशन किया गया है कि रिकंसिलिएशन के लिए कोर्ट जो है रेफ़र कर सकती है मैटर, अर्जन करेगी 15 दिन के लिए, रेफ़र करेगी। पार्टीज़ खुद भी बता सकते हैं, किसी रिलेटिव का नाम या किसी फ्रेंड का नाम ले सकते हैं कि हमें उसके पास जाके काउंसलिंग करनी है, या फिर कोई जो प्रॉपर हमारे पास मैरिज काउंसलर्स होते हैं वहाँ पे बोल सकता है, या फिर जो हमारे पास खुद के मीडिएटर्स होते हैं कोर्ट में उनके पास कोर्ट सेंड कर देगी और एक रिपोर्ट मांगेगी कि क्या इसमें यहाँ पे रिकंसिलिएशन पॉसिबल है या नहीं है। फिर आ गया हर एक केस में जहाँ पे मैरिज डिसॉल्व की जाती है डिक्री ऑफ डिवोर्स के द्वारा, कोर्ट पास करेगा डिक्री, जो कोर्ट ने पास की है डिक्री वो एक कॉपी देगा फ्री ऑफ कॉस्ट ईच पार्टी को, तो दोनों पार्टीज़ को एक एक कॉपी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आ गया सेक्शन 23A रिलीफ जो है रिस्पोंडेंट के लिए इन डिवोर्स या अदर प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पे जो है रिस्पोंडेंट के लिए क्या रिलीफ होगा, किसी भी प्रोसीडिंग में डिवोर्स की या फिर जुडिशियल सेपरेशन की या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की, रिस्पोंडेंट जो है वो नॉट ओनली अपोज द रिलीफ सोट ऑन द ग्राउंड ऑफ द पटिशन, वो ना ही सिर्फ अपोज कर सकता है जो पटिशनर ने अडल्ट्री, क्रुएलिटी, डिजर्शन का रिलीफ मांगा है या जो ग्राउंड दिया है, लेकिन काउंटर क्लेम भी कर सकता है किसी भी रिलीफ के लिए अंडर दिस एक्ट ऑन दैट ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड का वो रिलीफ ले सकता है। और अगर पटिशनर की जो अडल्ट्री, क्रुएलिटी या डिजर्शन प्रूव हो गई है तो जो कोर्ट है वो दे सकता है रिस्पोंडेंट को कोई भी रिलीफ इस एक्ट के अंदर टू विच वो जो इंटाइटल्ड होगा, या फिर ही और शी उसने प्रेजेंट की है एक पटिशन सीकिंग सच रिलीफ ऑन दैट ग्राउंड। बेसिकली यहाँ पे जो है रिस्पोंडेंट की तरफ से जो काउंटर क्लेम आता है उसको उस बेसिस पे भी जो है रिलीफ मिल सकता है, ये बोला गया है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट या एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट मतलब जब पेंडिंग होती हैं प्रोसीडिंग्स तो उस टाइम पे जो मेंटेनेंस दिया जाता है वो सेक्शन 24 में मेंशन्ड है। इसमें आ गया किसी भी प्रोसीडिंग में इस एक्ट के अंदर अगर अपीयर होता है कोर्ट को ईदर वाइफ या फिर हस्बैंड, जैसा भी केस हो, उसकी कोई भी इंडिपेंडेंट इनकम जो सफिशिएंट नहीं है उसके सपोर्ट के लिए और जो नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं प्रोसीडिंग्स के लिए, तो वो एप्लीकेशन जो है वाइफ या हस्बैंड की कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकता है रिस्पोंडेंट कि वो पे करेगा पटिशनर को एक्सपेंसेस उसकी प्रोसीडिंग के, एंड मंथली ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग सच सम, और मंथली इतना सम और पे करेगा जो पटिशनर के अपनी इनकम या फिर इनकम जो है रिस्पोंडेंट, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट को रीजनेबल लगता है। तो यहाँ पे जो है अगर कोई भी पार्टी हस्बैंड या वाइफ अगर वो एबल नहीं है खुद को सपोर्ट करने में, प्लस अगर वो जो है प्रोसीडिंग का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, तो जो कोर्ट है इंटरिम मेंटेनेंस देगा दूसरी पार्टी को कि वो जो है उनको पे करे उनका अपना खर्चा और जो प्रोसीडिंग का खर्चा है।
प्रोवाइडेड की जो एप्लीकेशन है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग की या फिर ये जो मंथली सम है इसकी, ये एज फार एज पॉसिबल ये डिस्पोज होनी चाहिए। टाइम लाइन है हमारे पास 60 डेज यहाँ पे फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ या हस्बैंड, जब से नोटिस सर्व हुआ है वाइफ या हस्बैंड पे उसके जो है 60 डेज के अंदर अंदर। नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास वो है परमानेंट एलिमनी या मेंटेनेंस। जो आप सुनते हैं एलिमनी, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो उसके बारे में सेक्शन 25 में मेंशन्ड है हिंदू लॉ के अंदर। इसमें आ गया हमारे पास कोई भी कोर्ट जो एक्सरसाइज कर रहा है ज्यूरिसडिक्शन इस एक्ट के अंदर, वो किसी भी टाइम पे जब वो पास करता है कोई भी डिक्री या कोई भी टाइम जो उससे सब्सिक्वेंट है, कोई भी एप्लीकेशन जो दी गई है इस पर्पस के लिए इधर वाइफ या फिर हस्बैंड के द्वारा, जैसा भी केस है वो ऑर्डर कर सकता है रिस्पोंडेंट को कि वो जो है पे करेगा एप्लीकेंट को उसके मेंटेनेंस के लिए और सपोर्ट के लिए ग्रॉस सम या फिर मंथली या फिर जो है पीरियोडिकल सम जो एक्सीड नहीं करेगा जो लाइफ है एप्लीकेंट की, हैविंग रिगार्ड की जो रिस्पोंडेंट की अपनी इनकम है या फिर दूसरी प्रॉपर्टी है, और जो इनकम और प्रॉपर्टी है हमारे पास एप्लीकेंट की, कंडक्ट जो है पार्टीज़ का या दूसरे सर्कमस्टांसेस जो कि कोर्ट को जस्ट लगता है, और ये जो पेमेंट है ये सिक्योर की जा सकती है अगर नेसेसरी है बाय अ चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के चार्ज पे भी जो है ये ली जा सकती है। तो 3 टाइप की जो है इसमें हमारे पास एलिमनी या जो मेंटेनेंस है वो होता है। एक होता है ग्रॉस सम जिसको हम एलिमनी बोलते हैं, जो एक ही टाइम पे पेमेंट कर दी जाती है। फिर आता है मंथली जैसे ₹40,000 पर मंथ। फिर आ गया पीरियोडिकल जैसे 6 मंथ्स में इतना देना है या 4 मंथ्स में इतना देना है, ये आता है हमारे पास पीरियोडिकल। फिर आगे अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि चेंज हो गया है सर्कमस्टांसेस में दोनों पार्टी की किसी भी टाइम पे आफ्टर ऑर्डर देने के बाद, तो ये क्या कर सकता है, पार्टी की किसी भी पार्टी के इंस्टेंस पे वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कैंसिल कर सकता है ऐसे ऑर्डर को जैसा कि कोर्ट को ठीक लगता है। फिर आ गया अगर कोर्ट जो है हमारे पास वो सेटिस्फाइड है कि जो पार्टी है जिसके फेवर में एक ऑर्डर जो है वो दिया गया है इस सेक्शन के अंडर, अगर उसकी दोबारा शादी हो जाती है, तो ये जो पार्टी है अगर वो वाइफ है और वो हैज़ नॉट रिमेन्ड चेस्ट, तो वो जो है वफादार नहीं रही है, या फिर ये जो पार्टी है वो हस्बैंड है तो उस इंटरकोर्स किया है उसने किसी भी वुमेन के साथ जो आउटसाइड वेडलॉक किसी और दूसरी वुमेन के साथ, तो इस इंस्टेंस पे जो है वो पार्टी वेरी मॉडिफाई रिसाइंड कर सकती है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास वाइफ का रीमैरिज रिमेन्ड अनचेस्ट, हस्बैंड का आ गया सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड वेडलॉक। तो यहाँ पे ये ग्राउंड्स हैं जो है वेरी मॉडिफाई करने के, जो हमारे पास जो डिक्री है या जो ऑर्डर है मेंटेनेंस का। फिर आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 26 कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। प्री में जो है प्रोविजन बेस्ड भी पूछा जा सकता है कि कौन से जो हमारे पास सेक्शन में कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन डिस्कस्ड है, तो ये हमारे पास 26 में है। इसमें आ गया किसी भी प्रोसीडिंग में एक्ट के अंदर कोर्ट जो है वो टाइम टू टाइम पास कर सकती है इंटरिम ऑर्डर या फिर सच प्रोविजंस डिक्री में जो उसको जस्ट एंड प्रॉपर लगते हैं। जो कस्टडी है, मेंटेनेंस है या एजुकेशन है किसी भी माइनर चिल्ड्रन की, कंसिस्टेंटली उसके विश के साथ जब भी पॉसिबल होता है या फिर कर सकती है डिक्री के बाद भी अपॉन एप्लीकेशन पटिशन के द्वारा एप्लीकेशन पे फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसे ऑर्डर्स या प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू कस्टडी मेंटेनेंस एजुकेशन चिल्ड्रन की जो कि हैव बीन मेड बाय सच डिक्री दी जा सकती हैं। इंटरिम ऑर्डर्स प्रोसीडिंग ऑब्टेन करने की ऐसे डिक्री जो पेंडिंग थी टाइम टू टाइम रिवोक कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, वेरी कर सकती है, ऐसे ऑर्डर्स जो मैंशनड है। तो बेसिकली जो चिल्ड्रन है हमारे पास ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग भी कर सकती है और आफ्टर द डिक्री भी कर सकती है, उनकी कस्टडी मेंटेनेंस एजुकेशन को लेकर डिफरेंट जो ऑर्डर्स हैं वो पास कर सकती है। प्रोवाइडेड हमारे पास आ गया यहाँ पे कि जो एप्लीकेशन है विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस या एजुकेशन जो है माइनर चिल्ड्रन की वो पेंडिंग है, जो प्रोसीडिंग ऑब्टेन करने के लिए ये डिक्री जितना हो सके वो जो है 60 डेज़ के अंदर अंदर, अगेन हमारे पास टाइम लिमिट है यहाँ पे 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस ऑन रिस्पोंडेंट, तो टाइम पीरियड है हमारे पास 60 डेज़। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी।
तो किसी भी प्रोसीडिंग में इस एक्ट के अंदर कोर्ट जो है वो प्रोविजंस दे सकती है डिक्री में जो उसको जस्ट और प्रॉपर लगता है विद रिस्पेक्ट टू जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट की गई है एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज के रिलेशन में, या फिर जो जॉइंटली हस्बैंड एंड वाइफ के द्वारा जो ओन की जाती है। बहुत बार जॉइंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं हस्बैंड वाइफ की, या फिर जो उनको शादी के टाइम पे गिफ्ट्स मिलते हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो है कोर्ट जो है वो जो है ऑर्डर दे सकता है, डिक्री पास कर सकता है। नेक्स्ट आ गया अपील जो है फ्रॉम डिक्री या ऑर्डर। जितनी भी डिक्रीज कोर्ट के द्वारा दी गई हैं किसी भी प्रोसीडिंग में इस एक्ट के अंदर, वो जो है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 वो अपीलेबल होंगी एज डिक्रीज ऑफ द कोर्ट जो एक्सरसाइज की गई है ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन में, और हर एक अपील लाई करेगी उस कोर्ट को जो कि अपील जो है ऑर्डिनरी लाई करती हैं डिसीजन उस कोर्ट के द्वारा इन एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अगेन अपीलेबल डिक्रीज होंगी हमारे पास और उसी कोर्ट में लाई करेंगी जो जनरली लाई करती हैं उस कोर्ट से। ऑर्डर्स जो दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा किसी भी प्रोसीडिंग में अंडर सेक्शन 25-26 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 वो भी अपीलेबल होंगे अगर वो इंटरिम ऑर्डर्स नहीं हैं, और हर एक जो अपील लाई करेगी कोर्ट में टू विच अपील ऑर्डिनरी लाई फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट गिवन इन एक्सरसाइज ऑफ, तो ऑर्डर्स भी जो है हमारे पास अपीलेबल होंगे। कोई भी अपील नहीं होगी अंडर दिस सेक्शन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कोस्ट ओनली, सिर्फ कोस्ट के बेसिस पे कोई भी अपील जो है वो फाइल नहीं की जा सकती है। हर एक अपील जो है इस सेक्शन के अंदर वो प्रेफर की जाएगी एक पीरियड जो है 90 डेज का फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर। तो टाइम लिमिट क्या है हमारे पास 90 डेज है अपील फाइल करने की। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार जो है 30 डेज जो है बहुत ऑब्वियस आंसर लगता है, तो बच्चे जो है वो 30 टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है 90 डेज होगा, तो यहाँ पे 30 डेज नहीं होगा, 90 डेज चाहिए अपील को फाइल करने के लिए। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास जो इन्फोर्समेंट है डिक्री का या ऑर्डर का। सारी की सारी जो डिक्रीज हैं ऑर्डर्स हैं जो दी गई हैं कोर्ट के द्वारा किसी भी प्रोसीडिंग में वो इन्फोर्स की जाएंगी लाइक मैनर में, सेम मैनर में जैसे कि डिक्रीज और ऑर्डर कोर्ट देता है सिविल ज्यूरिसडिक्शन में। तो जैसे सिविल कोर्ट जैसे बाकी सारी जो डिक्रीज या ऑर्डर्स इन्फोर्स करवाता है, वैसे ही जो है इस एक्ट के अंदर जो डिक्रीज ऑर्डर पास हुए हैं वो जो है इन्फोर्स करवाए जाएंगे। फिर आ गया इसमें हमारे पास सेविंग, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे जैसे हमारे पास सेक्शन 4 है, हमारे पास सेक्शन 29 है, 27 है प्रॉपर्टी वगैरह वाला, ये सब जो है हमारे पास इंटरव्यू जो के बेसिस इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये प्रोविजंस हैं, क्योंकि आपका जो स्प्री होता है उसमें जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जैसे प्रोविजन रिलेटेड आते हैं, या फिर टाइम लिमिट आ गया हमारे पास, या फिर ज्यूरिसडिक्शन बेसिस पे आ गया कहाँ ज्यूरिसडिक्शन है। मेंस अगेन आपका सब्जेक्टिव होता है तो आपको डिटेलिंग में केस लॉज मेंशन करने पड़ते हैं, आपको प्रोविजंस को जो है पूरा ब्रेक डाउन करना पड़ता है, आपको जो मेन पार्ट है उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन जो इंटरव्यू होता है हमारे पास उसमें हम ये वाले जो सेक्शंस हैं वो छोड़ के जाते हैं और हमें ज़्यादा पकड़ नहीं होती है ऐसे सेक्शंस पे, और यहीं से जो है इंटरव्यूअर आपको जो है क्वेश्चन करता है। तो सेविंग्स में क्या है हमारे पास, एक मैरिज जो सोलमनाइज की गई है हिंदूज़ के बीच में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले जो अदरवाइज वैलिड थी वो डीम्ड नहीं मानी जाएगी इनवैलिड और एवर टू हैव बीन इनवैलिड बाय रीज़न ओनली ऑफ द फैक्ट कि जो पार्टीज़ हैं वो बिलोंग करती हैं सेम गोत्र परिवार, या फिर बिलोंग करती हैं डिफरेंट रिलीजन कास्ट या सब डिविजन्स या फिर सेम कास्ट। तो यहाँ पे जो शादियाँ कमेंसमेंट से पहले हुई थी, चाहे वो 2 शादियाँ हैं 3 शादियाँ हैं, सेम गोत्र में हैं सेम परिवार में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैलिड मानी जाएंगी। दूसरा आ गया नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, वो डीम्ड माना जाएगा कि वो अफेक्ट करेगा जो राइट रिकॉग्नाइज किया गया है, किसी भी कस्टम या कन्फर किया गया है कोई स्पेशल इनेक्टमेंट ऑब्टेन करने के लिए, जो डेजोल्यूशन है हिंदू मैरिज की, वेदर सोलमनाइज बिफोर और आफ्टर द मैरिज। अगेन अगर कोई कस्टम है हमारे पास जो पर्टिकुलरली फॉलो हो रहा है डेजोल्यूशन ऑफ हिंदू मैरिज को लेके, यहाँ से जो है आपका एक टॉपिक होता है दैट इज जो पंचायती डिवोर्स होते हैं। तो जो पंचायती डिवोर्स हैं वो एग्जामिनर पूछ सकता है उसकी क्या वैलिडिटी है, तो आप वहाँ पे जो है सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 मेंशन करेंगे कि इसमें बोला गया है अगर कोई पर्टिकुलर कस्टम फॉलो हो रहा है डेजोल्यूशन ऑफ हिंदू मैरिज को लेके तो वो जो है वैलिड माना जाएगा, उसको अफेक्ट नहीं करेगा ये एक्ट, तो पंचायती डिवोर्स जो है वो वैलिड माने जाएंगे।
फिर आ गया तीसरा, नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट वो अफेक्ट करेगा किसी भी प्रोसीडिंग को किसी लॉ के अंदर टाइम बीइंग के लिए इन फोर्स डिक्लेयर करने के लिए, किसी भी मैरिज को नल या वॉइड या अनल करने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए या फिर जुडिशियल सेपरेशन के लिए, पेंडिंग एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब ये कमेंसमेंट नहीं हुआ था और वो जो है पेंडिंग थी, और ये सब प्रोसीडिंग जो है वो कंटिन्यू और डिटरमाइन की जाएंगी एज इफ एक्ट हैज़ नॉट बीन पास्ड। तो ये जो एक्ट है जब ये पास हुआ या कमेंस हुआ उस टाइम पे जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थी वो इस एक्ट के हिसाब से डील नहीं की जाएंगी, वो ऐसे डील की जाएंगी जैसे ये एक्ट जो है वो पास ही नहीं हुआ है। फिर आ गया, नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट वो डीम्ड माना जाएगा कि वो अफेक्ट करेगा प्रोविजंस को जो कंटेन किया गया है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में विद रिस्पेक्ट टू मैरिजेस हिंदूज के बीच में, जो उस एक्ट के अंदर सॉल्मनाइज की गई हैं वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट। तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो शादियां हुई हैं वो जो है इन चीज़ों को जो है इन शादियों को अफेक्ट नहीं करेगा। अगेन हमारे पास 4 चीज़ें आई हैं। पहला आ गया, बिफोर द कमेंसमेंट जो हुआ है वो वैलिड होगा, पंचायती डिवोर्स जो हैं वो वैलिड होंगे। इसमें आ गया, अगर पेंडिंग थी और कमेंसमेंट हो गया है तो वो जो है वैलिड माने, वो जो है पिछली वाली एक्ट के हिसाब से होंगे। फोर्थ आ गया, स्पेशल मैरिज एक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। रिपील आ गया, जो सेक्शन 30 है रिपील एंड अमेंडिंग एक्ट 1960, ये जो है हमारे पास रिपीलेशन का आ गया, ये नहीं पूछा जाएगा। सेक्शन आई थिंक 6 है इसमें जिसके बारे में पूछा गया था कि वो रिपील हुआ है, तो वो सेक्शन 6 ध्यान में रखेंगे। 30 आप स्किप कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है हम HMA की जो बेयर एक्ट रीडिंग है वो कंप्लीट करते हैं। बेयर एक्ट रीडिंग जो है वो सिर्फ प्री पर्पसेस के लिए है, और मेंस के लिए भी जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, वो आप कोशिश करें, क्योंकि हमने जो है HMA के पूरे जो है मेंस के आंसर्स हमने कर लिए हैं प्रॉपर, जैसे मेंस में आपको लिखने हैं, लेकिन उससे पहले जो आपके प्रोविजंस हैं वो आपके दिमाग में क्लियर होने ज़रूरी हैं। तो हम जो है वीक में एक बार या मंथ में एक बार जो है हम ऐसा लेक्चर ले लेंगे जहाँ पे हम सिर्फ बेयर एक्ट रीडिंग करेंगे, या फिर आप किसी और स्टेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं या अपीयर करने वाले हैं, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, जो बेयर एक्ट वाले जो लेक्चर्स हैं यहाँ से या फिर किसी भी और चैनल से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप अपना 2x की स्पीड से देखें, ताकि आपको जो है ऊपर ऊपर से सब पता हो कि कौन से सेक्शन में क्या है। तो ये थोड़ा सा जो है प्री के लिए है हमारा, जो हम करेंगे जो बेयर एक्ट रीडिंग्स हैं। बाकी जो बच्चे जिनका प्री अच्छा है और उनको नहीं लगता है कि उनको ज़रूरत है गाइडेंस की, वो जो है सिर्फ आप अपनी मेंस की सीरीज़ देखें। ये सिर्फ न्यूबी जो हैं एस्पिरेंट्स उनके लिए है, जिन बच्चों को 2-3 साल हो गए हैं प्रिपेयर करते हुए, ये लेक्चर उनके लिए नहीं है। तो बाकी जो है इस लेक्चर में हमने बस इतना ही करना था। सो थैंक यू।